हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद मयंक। मैं हूं आपका मयंक और आज ला रहा हूं मैं आपके लिए एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 10 से। देखिए यहाँ पर आज आपका जो अध्याय नंबर 5वां है, जन संघर्ष और आंदोलन। तो इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या कहा गया है इसके बारे में, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी उन्हें हम नोट डाउन भी करेंगे। देखिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने अब तक हमारा नया चैनल रूरल अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें। यहाँ पर हमारी डेली यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज आती है मॉर्निंग में, तो आप लोग इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बात करते हैं इस अध्याय की, जन संघर्ष और आंदोलन। देखिए ये जैसा कि आप लोग सब लोग जानते हैं पॉलिटी में और पढ़ते भी आए हैं कि जन संघर्ष जो है अक्सर आपको देखने को मिलते रहते हैं, चाहे वो जाति आधार पर हो, धार्मिक आधार पर हो, या जन संघर्ष आपको जगह जगह देखने को मिलते रहते हैं। वहीं कुछ चीज़ें जो होती हैं वो जन संघर्ष जो होते हैं वो किसी राष्ट्रवाद के हित में होते हैं, यानी कोई राष्ट्रवादी मुद्दा है, कोई राष्ट्रवादी कोई विचार है, या राष्ट्रवादी ऐसी कोई चीज़ है जिसके ऊपर जो है गवर्नमेंट ने उसका हनन किया हो, या गवर्नमेंट ने जो है जनता के फेवर में वो चीज़ ना हो, तब वहाँ पर एक जनसंघर्ष की उत्पत्ति बनती है। और ऐसे करके जनसंघर्ष जो होता है वो बढ़ता चला जाता है तो एक आंदोलन का रूप ले लेता है। तो ये चीज़ें आप, ऐसा नहीं है इन सब चीज़ों से आप अवगत नहीं हैं, आप बहुत अच्छे से अवगत हैं। आप व्यवहार में, आप अगर अखबार पढ़ते हो तो आप डेली देखते होंगे कि तमाम तरह के देश में छुटपुट जनसंघर्ष होते रहते हैं। आप देखते हैं कि फलाने समुदाय में जनसंघर्ष हुआ, उसमें इतने लोगों की हत्या हो गई, ये हुआ वो हुआ, आप ये सब चीज़ें देखते होंगे। वहीं आप कुछ चीज़ें ये भी देखते होंगे कि जब जनसंघर्ष एक बड़े स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उनसे देश की एक अपूर्णीय क्षति भी होती है, बहुत बड़े दंगे फसाद भी फैलते हैं। ये भी आपने पढ़ा हुआ अखबार में कि जनसंघर्ष जब ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो दंगे फसाद का रूप ले लेते हैं। वहीं आंदोलन जो है, आंदोलन के लिए किसी ना किसी ऐसे मुद्दे की जरूरत है जहां पर विभिन्न मतों वाले लोग जो हैं संगठित हो सकें, यानी कोई ऐसा तो कोई यहाँ पर टॉपिक हो जिस पर हम यहाँ पर एकबद्ध या एकजुट हो सकें, तो वो आंदोलन का रूप ले लेती है वो चीज़। तो यहाँ पर दो कहानियां दी गई हैं, एक नेपाल की कहानी है और दूसरी कहानी है बोलीविया की। देखिए यहाँ पर आपको एक बात मैं क्लियर कर दूं, यहाँ पे कहा गया है कि पिछली साल हमने कक्षा 9 की पुस्तक में यहाँ पर पोलैंड नामक अध्याय पढ़ा। देखिए आपको यहाँ पर जैसे क्लास 9 की जो पुस्तक थी इसके बारे में मुझे काफ़ी सारे कमेंट भी मिले। काफ़ी सारे अभ्यर्थियों ने मुझसे ये कहा था कि सर ये क्लास 9 का जो चैप्टर 1 है, यानी क्लास 9 में जो आपका चैप्टर 1 है वो आपने स्किप कर दिया है, यानी चैप्टर 1 आपने पढ़ाया नहीं है। देखिए एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा, चैप्टर 1 जो था आपके सन 2020-21 के पाठ्यक्रम में चैप्टर 1 को हटा दिया गया था। यानी अभी जो आप जो पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी वो नवीनतम एनसीईआरटी है, नवीनतम एनसीईआरटी है 2020-21 वाली है। और 2020-21 वाली एनसीईआरटी में आपका क्लास 9 वाला जो चैप्टर था, स्टार्टिंग वाला चैप्टर, उसे हटा दिया गया था। तो उसे हटाने की वजह से हम जो चैप्टर वहाँ पे सेकंड था वो चैप्टर 1 बन गया। तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों के कमेंट भी मिले थे कि सर आपने चैप्टर 1 भूल गए हैं शायद, या जानबूझ के छोड़ दिया है। मैंने नहीं छोड़ा है, वो किताब वालों ने खुद हटा दिया। जब किताब वालों ने हटा दिया तो मैंने भी उसे स्किप कर दिया। रीजन क्या था हटाने का वो भी मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। रीजन ये था कि वो चैप्टर जो था पूरी तरह से इतिहास से संबंधित था, विश्व इतिहास से संबंधित था। तो यहाँ पर उसका कोई औचित्य नहीं बन रहा था, और वही सारे जो फैक्ट वगैरह थे आप विश्व इतिहास जब उठा के देखेंगे, विश्व इतिहास में पढ़ेंगे तो वो सब फैक्ट आपको पढ़ने को वहाँ पर मिल जाएंगे। तो इसलिए आप इतना परेशान ना हो, उस चैप्टर को स्किप किया है मैंने तो वो वहाँ पर उसका, जहाँ पर इसका मैंने उसका जस्टिफिकेशन भी कर दिया है, आपको मतलब बता भी दिया क्यों वहाँ पर स्किप किया गया है वो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर नेपाल में लोकतंत्र के आंदोलन का जो हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं नेपाल के बारे में कि नेपाल में लोकतंत्र स्थापित करने का विचार काफ़ी लंबे अरसे से चला है, काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पर लोकतंत्र को स्थापित करने की यहाँ पर कसमकस चली है। लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑब्वियसली बात है, राजतंत्र एक लंबे समय तक रहा था यहाँ पर, तो राजतंत्र रहने की वजह से वो लोकतंत्र वाले जो विचार थे वो यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं हो पाए। इस वजह से यहाँ पर जो है बार बार संविधान बनाना पड़ा। एंड में यहाँ पर सन 2015 में आकर एक फाइनल संविधान जो था पूरे देश ने अपना लिया, और ऐसे करके यहाँ पर पूरी तरह से ये देश जो है लोकतांत्रिक देश बन गया। तो यहाँ पर वही सब बात बताई गई है। यहाँ पर घटनाक्रम ज़्यादा पिछला घटनाक्रम नहीं लिया है, क्योंकि पिछला घटनाक्रम आप ऑलरेडी क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। इसके अलावा क्लास 8 में भी उस घटनाक्रम को पर मैं फोकस डाल चुका हूँ, और आप जब क्लास 11 की पॉलिटी पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसलिए यहाँ पर बीच से स्टार्टिंग की है, इससे पहले का स्टार्टिंग नहीं की है। यहाँ पर बताया गया है कि भाई अप्रैल जो 2006 है, अप्रैल 2006 में यहाँ पर एक जन आंदोलन उठ खड़ा हुआ। जन आंदोलन खड़ा होने का रीजन ये था क्योंकि वहाँ पर लोकतंत्र का हनन हुआ था। हनन ऐसे हुआ था कि यहाँ पर 1990 के दशक में यहाँ पर लोकतंत्र यहाँ पे स्थापित हुआ था, यानी नेपाल लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में एक है जहाँ लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। अब देखिए यहाँ पर एक वर्ड आया है तीसरी लहर, ये क्या है? लोकतंत्र की तीसरी लहर। देखिए अमूमन लोकतंत्र की अब तक जो आप इतिहास देखेंगे, विश्व इतिहास उठा के देखेंगे तो वहाँ पर लोकतंत्र की 3 लहरें आई हुई हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय।
हमारे देश का जो भारत का निर्माण हुआ है वो द्वितीय लहर में हुआ है, यानी कि हमारा जो देश का निर्मित हुआ है, हमारे देश में लोकतंत्र स्थापित हुआ है, वो अमूमन आप देखते होंगे जब द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होने के बाद जो यहाँ पर जो द्वितीय विश्व युद्ध शांत हो गया, उसके बाद जो जो देश बने वो द्वितीय लोकतंत्र के तहत माने जाते हैं। ये प्रथम लोकतंत्र, द्वितीय लोकतंत्र, ये है क्या? देखिए, ये जो विचार थे लोकतांत्रिक देशों के, आप लोग पहले ये जानते होंगे कि पहले जो हमारे समूचे विश्व में ही लगभग हर जगह कहीं ना कहीं राजतंत्र का शासन था, यानी कि राजतंत्र या फिर जो है छोटे मोटे यहाँ पर जो राजा टाइप थे, राजा रजवाड़ी टाइप थे, उनके जरिए शासन व्यवस्था चलाई जाती थी। कहीं भी इस तरह की मांग शुरुआत नहीं थी, लोग जानते ही नहीं थे कि लोकतंत्र होता क्या है। धीरे धीरे करके ये मांग तब प्रबल हुई जब 1826 के करीब में अमेरिका में जो है गोरे लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया। जब गोरे लोगों को वोटिंग का अधिकार दे दिया गया, तब वहाँ पर एक लोकतांत्रिक देश बनाने की एक बात वहाँ पर उठ खड़ी हुई। इसकी यानी कि अमेरिका में स्टार्टिंग हुई, उसके बाद फ्रांस में विचार पनपा, फिर ब्रिटेन में पनपा, ऐसे करके ऑस्ट्रेलिया में पनपा। तो वहाँ से स्टार्टिंग तो मानी जाती है लोकतंत्र की, लेकिन वास्तविकता में जो इतिहासकार बोलते हैं वो तो स्टार्टिंग थी, यानी स्टार्टिंग पॉइंट था। लोकतंत्र के लिए लोगों का उन्मुख होना वो तो स्टार्टिंग पॉइंट था। लेकिन वास्तविकता में लोकतंत्र की प्रथम लोकतंत्र की लहर के बाद जो देश स्थापित हुए 1918 में, 1918 के बाद वो 29 देश स्थापित हुए, यानी 29 देश स्थापित हुए। जब ओटोमन साम्राज्य का यहाँ पर विघटन हुआ, इसके फलस्वरूप रसिया और भी बहुत सारे देश हैं, इनके नाम जब मैं इतिहास पढ़ाऊंगा, विश्व इतिहास, तो वहाँ पे मैं लिखवा दूंगा। तो ऐसे करके वो देश बने। तो ये प्रथम लहर के तहत बने हुए देश थे, प्रथम लहर के तहत, लोकतंत्र की प्रथम लहर के तहत बने हुए देश माने जाते हैं। ठीक वैसे ही हमारे भारत का निर्माण भी जो है, इसके बारे में कहा जाता है, भारत के निर्माण के बारे में, कि जो आपका संघर्ष चला था, आपका जो द्वितीय विश्व युद्ध चला था, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जिन जिन देशों ने लोकतंत्र की मांग उठाई और जिन जिन देशों में लोकतंत्र स्थापित हुआ, उन्हें द्वितीय यानी कि दूसरी लहर के लोकतांत्रिक देश कहा गया। अब यहाँ पे तीसरी लहर जो स्टार्ट हुई लोकतंत्र की, वो स्टार्ट हुई 1974 के बाद। 1974 के बाद जो जो देश बने, लोकतांत्रिक देश बने, तो उनमें नेपाल भी शामिल था। ठीक है, इसलिए इसे तीसरी लहर के देशों में कहा गया। और क्यों कहा गया वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि पहले लोग लोकतंत्र को नहीं जानते थे। लोकतंत्र होता क्या है ये लोगों के माइंड में था ही नहीं कि लोकतंत्र होता क्या है। आपने पढ़ा भी था, जब मैंने इतिहास पढ़ाया था आपको बताया भी था कि शुरुआत के 100 सालों में लोगों को यही नहीं मालूम था राष्ट्रवाद होता क्या है। आपने ये पढ़ा भी था, यानी जब हमारा जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम तक फूट गया था, उस समय तक लोगों को नहीं मालूम था राष्ट्रवाद होता क्या है। यानी लोगों की जो राष्ट्रीय भावना थी अपने अपने राज्य रजवाड़ों से जुड़ी हुई थी। ये बात आप जानते होंगे और वहाँ पर मैंने डिस्कस भी किया था, एनसीईआरटी वालों ने भी आपको बताया था, तो ये बात आप जानते हैं। तो यहाँ पर नेपाल जो है लोकतंत्र की तीसरी लहर के देशों में से एक है, जहाँ पर ये लोकतंत्र 1990 के दशक में कायम हुआ। अब देखिए होता क्या है यहाँ पर, क्योंकि नेपाल लंबे अरसे से जो है राजतांत्रिक देश रहा है, और ऑब्वियस सी बात है कोई भी राजा जो होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई एक राजा रहा हो, और राजा अपनी सत्ता जो है अचानक से तो छोड़ नहीं देगा, यानी कुछ तो उसे भाई कुछ तो उसका जो है स्वाभिमान रहना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है भाई राजा ने यहाँ पर वही चीज़ें थी। नेपाल में राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा, ब्रिटेन की तरह। वास्तविक सत्ता जो थी वो जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथों में थी। ये व्यवस्था कायम रही, इस व्यवस्था पे लोग सहमत भी थे 1990 के दशक में। लेकिन होता क्या है, आपने नेपाल का जो राजवंश वाला संहार सुना होगा कि पूरा शाही खानदान के लगभग 9 लोगों की हत्या कर दी गई थी, और वो आए दिन तक मिस्ट्री की मिस्ट्री बनी हुई है, यानी कि वो अनसुलझा रहस्य है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई उनके खानदान के ही एक पुत्र ने हत्या कर दी, यानी कि विवाह संबंध, प्रेम संबंध के चक्कर में हत्या की गई। कुछ लोग कहते हैं किसी बाहरी व्यक्ति ने की, लेकिन जो अभी भी तक वो मुद्दा है वो सॉल्व आउट नहीं हुआ है लोगों की। नेपाल में अगर आप जाएंगे, नेपाल में किसी अगर न्यूज चैनल वगैरह को उठा के देखेंगे, हाँ वो मुद्दा अभी तक सॉल्व आउट नहीं है, यानी कि फिर भी लोगों के अंदर डाउट है, लोगों को लगता है कि किसी बाहरी आदमी ने हत्या की है। इसमें जो राजा वीरेंद्र हैं, यानी कत्लेआम जो हो जाता है राजा वीरेंद्र, तो वीरेंद्र के एक भाई थे ज्ञानेंद्र, ठीक है, जो बाद में सत्ता में आए। काफी लोग इन पर आरोप लगाते हैं कि इन्होंने हत्या करवाई, ठीक है। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि भाई राजा वीरेंद्र की हत्या हो गई सन 2001 की बात है, 1 जून सन 2001, यानी शायद ये 30 मई का कांड है, और 1 जून को सबको पता चला था ये 1 जून 2001 को। तो यहाँ पर इनकी हत्या हो जाती है। हत्या होते ही यहाँ पर राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। समझने वाली बात है, इनकी हत्या होते ही राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं। अब शासन किनका आ गया? ज्ञानेंद्र का, यानी ज्ञानेंद्र आ गए, ये लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। यानी भाई उनके माइंड में वही आया कि क्यों स्वीकार करें लोकतांत्रिक शासन, अब राजतंत्र की गद्दी हमारे हाथ में मिल गई है। कहते नहीं चोर की दाढ़ी में तिनका। तो वही बात थी, जब इन्हें भी यही लगा कि भाई हमारे हाथ में पूरा सत्ता आ गई है, पूरा हमारे हाथ में आ गया, तो हम क्यों लोकतंत्र को माने। तो फिर क्या होता है भाई, इन्होंने सन 2005 को क्या किया, राजा ज्ञानेंद्र के तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ करके, राजा ज्ञानेंद्र ने क्या किया, तत्कालीन प्रधानमंत्री जो भी थे उन्हें उनकी कुर्सी से हटा दिया और निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। यानी वहां पर जो निर्वाचित सरकार थी उसको इन्होंने पूरी तरह से भंग कर दिया। भंग करने से ये हुआ कि भाई लोकतंत्र का हनन हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है जनता सड़कों पे आ जाएगी, जनता सड़कों पे आ जाएगी। और वही हुआ,
यानी कि सन 2006 में एक व्यापक आंदोलन खड़ा हुआ और लोगों की डिमांड ये थी कि लोकतंत्र को स्थापित किया जाए और शासन की बागडोर राजा के हाथ से लेकर जनता के हाथ में सौंपी जाए। यानी लोग लगातार लोकतंत्र की डिमांड कर रहे थे। ऐसे करके यहाँ पर 7 बड़ी पार्टियां थीं, यानी 7 सबसे बड़ी जो पार्टियां थी नेपाल की, यहाँ पर जिन्हें 7 पार्टी अलायंस कहा गया, सप्तदलीय गठबंधन SPA कहा गया। तो इन्होंने गठबंधन बनाया 7 बड़ी पार्टियों ने, और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए इन्होंने बंद का आह्वान किया, हड़ताल या बंद इसका आह्वान किया। ठीक है, तो यहाँ पर जो बंद था पहले 4 दिन का आह्वान किया था, लेकिन ये अनियतकालीन, यानी कि कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। क्योंकि बात यह है कि लगातार लोगों का लोगों का जो आक्रोश बढ़ता चला गया। आप देख पा रहे हैं कितना भारी संख्या में जन सैलाब आप देख पा रहे हैं, केवल सिरी सर नजर आ रहे हैं आपको। ठीक है, फ्रंट लाइन वालों को छोड़ दें, पीछे आप देख पा रहे हैं लाखों की संख्या में लोग हैं। तो ऐसे करके आंदोलन जो होता है एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। ठीक है, महिलाएं बच्चे सब शामिल हो गए इसमें। साथ ही साथ इस आंदोलन में कुछ और ऐसे संगठन थे जो नेपाल सरकार के अगेंस्ट रहा करते थे, वो भी शामिल हो गए, जिनमें एक संगठन था माओवादी संगठन। और ये संगठन जो है अपने यहाँ भी सक्रिय है। माओवादी संगठन जो है अपने यहाँ भी सक्रिय है। हसिया वाला जो निशान आप देख पा रहे होंगे, ये वाला संगठन यहाँ पर दिखाया गया। ये देखिए, ये देख पा रहे हैं, कम्युनिस्ट पार्टी करके बोलते हैं माओवादी संगठन। ये है क्या? माओवादी संगठन है क्या? देखिए, माओवादी जो है, माओ जो है एक चीन के एक नेता थे, चीनी क्रांति के जनक माने जाते हैं माओ। इनकी विचारधारा जो होती है वो माओस्ट विचारधारा बोली जाती है, माओ की विचारधारा बोली जाती है। और ये साम्यवादी विचारधारा के प्रवर्तक थे। साम्यवादी का मतलब आप समझ रहे हैं कि जहां पर सत्ता का वास्तविक नियंत्रण मजदूरों और किसानों के हाथ में हो, यानी किसी भारी थर्ड पर्सन के हाथ में ना हो। यहाँ पर सत्ता चलाने वाले जो है वो मजदूर और किसान हो, कोई भारी व्यक्ति ना हो, कोई यहाँ पे व्यापारी ना हो, कोई बहुत बड़ा व्यापारिक समूह ना हो। ठीक है, कोई बहुत बड़ा नेता ना हो, यानी कि इन लोगों के हाथ में सत्ता हो। और ये लोग इसके लिए सशस्त्र क्रांति पर भी विश्वास करते हैं, यानी हिंसा में भी विश्वास करते हैं लोग। यानी किसान और मजदूर जो है इसके लिए, यानी कि अपने हाथ में सत्ता की बागडोर लेने के लिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग उसमें विश्वास भी करते हैं, हिंसा में विश्वास भी करते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपके देश में है नक्सल। तो नक्सल भी आपने देखा होगा, नक्सलियों के जो फ्लैग वगैरह होते हैं वो आपको हंसिए वाला ही फ्लैग, यानी माओवादी नेता का उस समय का जो फ्लैग था वही फ्लैग आपको देखने को मिल जाएगा। ये वाला फ्लैग आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अपने आप को इसी तरह से अभिव्यक्त करते हैं कि भाई हम ये माओवादी विचारधारा वाले हैं। ठीक है, अब वो अलग बात है भाई, अब माओवादी विचारधारा में तमाम, आजकल आप देख पा रहे हैं माओवादी विचारधारा की आड़ में तमाम आतंकवादी विचारधारा में मिल गई हैं। ठीक है, यानी माओवादी विचारधारा, चलो मानते हैं माओवादी विचारधारा के आप समर्थक हो, लेकिन अब आतंकवादी विचारधारा मिल गई। तो आपने देखा होगा नक्सली लोगों ने तमाम जो है लोगों को भी, यानी आम लोगों को भी नुकसान पहुंचाया। तो कहीं ना कहीं फिर उन पर प्रश्न चिन्ह लग गया, क्या ये वास्तव में माओवादी विचारधारा है? तो नहीं है, ये निकल के आया भाई ये माओवादी विचारधारा नहीं है, इसके आड़ में लोग आतंकवाद फैला रहे हैं। ये बात आपने देखी भी होगी। तो देखिए, इस पर हम टॉपिक पर चर्चा ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, हमारा जो मेन टॉपिक था उस पर हम आते हैं। तो यहाँ पर क्या था कि भाई यहाँ पर एक आंदोलन खड़ा हो गया। तो भाई इसमें माओवादी, बागी और अन्य संगठन ये भी साथ हो गए। ठीक है, यानी कि लोग कर्फ्यू तोड़ कर इकट्ठे हुए। सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया, जो तत्कालीन राजा थे उन्होंने कर्फ्यू लगा दिया, लेकिन लोग कर्फ्यू तोड़ के खड़े हो गए। लगभग 1 लाख लोग रोजाना एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की मांग करने लगे। सुरक्षा बल पूरा पुरजोर लगा दिया सुरक्षा बलों ने, लेकिन फिर भी स्थिति नियंत्रित नहीं हुई। और 21 अप्रैल तक यहाँ पर 3.5 लाख से ऊपर, 3 से 5 लाख के तक जो है यहाँ पर लोग मौजूद हो गए आंदोलन में। इसके अलावा इन्होंने, आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया, यानी अंतिम चेतावनी। अल्टीमेटम का मतलब ये है अंतिम चेतावनी कि भाई आप हमारी मांग मान लीजिए या फिर एक लंबे जन संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए। यानी इन्होंने एक अंतिम चेतावनी राजा को भेजी कि आप हमारी मांग मान लीजिए, लोकतंत्र जैसे पहली स्थिति थी वैसी लोकतंत्र स्थापित कर दीजिए, सारी झंझटी खत्म हो जाएगी। लेकिन वही बात है, जब ज़्यादा प्रेशर पड़ा तो राजा ने फिर आधे अधूरे मन से रियायत देने की घोषणा की। लेकिन शुरुआत में फिर आधे अधूरे मन से की तो यहाँ पर नेता जो थे 7 पार्टीज, यानी 7 पार्टियों के बड़े नेता थे, वो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा नहीं, हमें पूरा तरह से लोकतंत्र स्थापित चाहिए। हमें ये नहीं है कि पहले की तरह हो कि राजा जहाँ पे फिर प्रधान है, ऐसा कुछ नहीं है। पूरी तरह से प्रॉपर वे में अब चाहिए। यानी अब अगर आंदोलन खड़ा हुआ है प्रॉपर वे में, तो अब हमें लोकतंत्र भी प्रॉपर वे में स्थापित होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कुछ हद तक राजा का भी नियंत्रण हो, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके यहाँ पर आगे बढ़ा। 24 अप्रैल सन 2006 को अल्टीमेटम का अंतिम दिन था। राजा फिर 3 मांगों को मानने को बाध्य हुआ। ठीक है, यानी कि SPA ने गिरिजा प्रसाद कोरियाला को अंतिम सरकार का यहाँ पर ये क्या बने, ये ने प्रधानमंत्री चुना। संसद बहाल हुई और यहाँ पर क्या हुआ, संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर SPA और माओवादियों की भी सहमति बनी। 2008 में यहाँ पर पूरी तरह से राजतंत्र खात्मा कर दिया गया और ये एक लोकतांत्रिक गणराज्य बना। सन 2015 में यहाँ का संविधान कंप्लीट हुआ और ऐसे करके सन 2015 में यहाँ पर इन्होंने अपना एक संविधान अपना लिया।
तो ऐसे करके आप देख पा रहे हैं कि ये जनसंघर्ष किसके लिए था। ये जनसंघर्ष लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए और बाद में एक सशक्त आंदोलन का रूप ले लिया। ये बात आप देख पा रहे होंगे। अब चलिए यहाँ पे कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं वो हम नोट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैं भूल ये गया कि मैं आज इतना अच्छे से एक्सप्लेन करने लग गया कि मैं लिखवाना ही भूल गया। यही होता है, देखिए कभी कभी एक्सप्लेन करते करते मैं भूल जाता हूँ, तो वहाँ पर मैं लिखवाना भूल जाता हूँ। तो यहाँ पर मेरे साथ यही हुआ। तो देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट तो आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसी में सब पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, नेपाल राजा औपचारिक रूप से राज्य का प्रधान बना रहा और वास्तविक सत्ता का प्रयोग जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में था। पहले का सब पॉइंट ये नोट कर लेना इसमें, ठीक है। दूसरे कलर का पेन यूज कर लेता हूँ मैं यहाँ पर ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। ये आपने लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। इसी में सेकंड सब पॉइंट सन 2001 में, ठीक है, राजा वीरेंद्र और शाही खानदान के रहस्यमय कत्लेआम में वीरेंद्र की हत्या हो गई और नेपाल के नए राजा ज्ञानेंद्र लोकतांत्रिक शासन को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे, ठीक है। ये सेकंड सब पॉइंट। थर्ड सब पॉइंट, सन 2005 में ज्ञानेंद्र ने तत्कालीन प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, ठीक है, और जनता द्वारा निर्वाचित सरकार को भंग कर दिया। ये पहले का थर्ड सब पॉइंट, ठीक है। सेकंड पॉइंट आप यहां पे नोट करेंगे, सन 2006 में अप्रैल में एक सशक्त आंदोलन खड़ा हुआ जिसका लक्ष्य, ठीक है, राजा के हाथ से सत्ता लेकर दोबारा जनता के हाथों में सौंपना था, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, पहला सब पॉइंट, यहां पे संसद की सभी बड़ी पार्टी जो राजनीतिक पार्टियां थी, इनमें से एक थी 7 पार्टी ऑफ अलायंस, ठीक है, इसने अपना बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के लिए बंद का आह्वान किया, ठीक है। ये लिख लेना सेकंड सब पॉइंट। इसी में थर्ड सब पॉइंट नोट कर लेना यहां पर, इसी में थर्ड सब पॉइंट, ठीक है। इसमें माओवादी, बागी तथा अन्य संगठन भी यहां पर, देखिए कौन सा पॉइंट था, मैं पॉइंट नंबर भूल गया। ये सेकंड का पहला सब पॉइंट, ये सेकंड का पहला सब पॉइंट होगा ये वाला, तो ये सेकंड पॉइंट था, सेकंड का पहला सब पॉइंट था ये वाला, ठीक है। ये सेकंड का सेकंड सब पॉइंट होगा नीचे वाला, तो सेकंड का सेकंड सब पॉइंट नोट कर लिया। माओवादी वगैरह मिल गए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे माओवादी के बारे में थोड़ा लिख लेंगे तो बेटर रहेगा आप लोग। माओवादी के बारे में, माओवादी होते कौन है, तो ये चीनी क्रांति के नेता माओ की विचारधारा को मानने वाले साम्यवादी हैं, ठीक है। और माओवादी मजदूरों, किसानों के शासन को स्थापित करने के लिए सशस्त्र क्रांति के जरिए सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। ये लिख लेना आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर, ठीक है, इसी में लिख लेना अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई, ठीक है। इसी में सब पॉइंट, 24 अप्रैल सन 2006 को अल्टीमेटम का दिन था, ठीक है। और इस दिन राजा 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य हुआ। थर्ड का पहला सब पॉइंट है ये, ठीक है। अब इसी में अगला पॉइंट लिखेंगे, थर्ड का सेकंड सब पॉइंट, यानी कि एसपीए जो सप्तली जो पार्टियां थी, इनमें गिरिजा प्रसाद कोइराला, ये नाम पूछा जाता है, इनको अंतरिम सरकार का क्या चुना गया, प्रधानमंत्री चुना गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेकंड, इसमें अगला सब पॉइंट, थर्ड सब पॉइंट, नई कानून सभा के निर्वाचन तौर तरीकों पर इनके बीच में, किनके बीच, यहां पर माओवादियों की भी सहमति बनी, ठीक है। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट, सन 2008 में यहाँ पे राजतंत्र खत्म हो गया और नेपाल संघीय लोकतंत्र बना। और इसमें सब पॉइंट चौथे का, 2015 में एक नया संविधान अपनाया गया। तो आपने नेपाल का संघर्ष जो था वो आपने नोट डाउन कर लिया है। देखिए कुछ लोग यहाँ पर हैं, कुछ लोग ऐसे भी लोग हैं जो पढ़ने आते हैं, वो उनका मानना ये है कि सर नोट्स मत बनवाया कीजिए। अब यहाँ पे समस्या ये है कि कुछ अभ्यर्थी जो परमानेंट वाले हैं मेरे, तो वो लोग ये कहते हैं सर पढ़ाने से कुछ देर के लिए तो याद हो जाता है लेकिन भूल जाते हैं हम लोग, तो यहाँ पर मैं नोट्स भी बनवाना पड़ता है मुझे, ठीक है। तो आप लोग जो लोग नोट्स नहीं बना रहे हो तो थोड़ा इतना पोर्शन आप स्किप कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला संघर्ष देखते हैं, बोलीविया का जल युद्ध। बड़ा अच्छा है, बोलीविया का जल युद्ध क्यों हुआ वो भी हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे वही बात दोहराई गई है कि जन संघर्ष की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं हो जाती, यानी कि लोग जो जन संघर्ष है वो, यानी वो उसकी भूमिका लोकतंत्र स्थापित हो गया उसके साथ खत्म नहीं हो गई। जन संघर्ष हमेशा चलता रहता है। अपने अधिकारों के हनन पर हमें अक्सर अपनी आवाज को उठाने के लिए उठ खड़ा होना होगा। लोकतंत्र का मतलब यही है कि लोगों की बात, लोगों की बात तो मानी जाए। अब लोगों के वहां पर लाभ ही ना हो, लोगों के साथ अत्याचार हो, दुर्व्यवहार हो, तो क्या वो लोकतंत्र कहलाएगा? नहीं। तो यहां पर वही है
कि जनसंघर्ष की जो भूमिका है वो लोकतंत्र की स्थापना के साथ खत्म नहीं होती। तो यहाँ पर बोलीविया का संघर्ष कैसे स्टार्ट हुआ? बोलीविया में लोगों ने पानी के निजीकरण के खिलाफ एक सफल संघर्ष जो था वो चलाया। यानी इन्होंने क्या किया, पानी का निजीकरण किया गया था, उसके लिए एक यहाँ पर सफल संघर्ष चलाया। और यहाँ से पता चला कि भाई जनसंघर्ष ये बताता है कि भाई लोगों में अभी भी लोकतंत्र की जीवंतता से जनसंघर्ष का अंदरूनी रिश्ता है। यहाँ पे यानी संघर्ष यही बताता है कि जीवंतता का मतलब ये है कि भाई अभी भी लोग जीवित हैं, लोग जो है लोगों के अंदर लोकतांत्रिक भावना मरी नहीं है और जनसंघर्ष के जरिए उस लोकतंत्र को बहाल करेंगे। तो यहाँ पर था क्या, ये देखिए बोलीविया जो है एक दक्षिण अमेरिकी देश है, ठीक है, स्थलरुद्ध देश है एक। और ये यहाँ पर विश्व बैंक ने क्या किया था, यहाँ की सरकार पर, यानी विश्व बैंक ने यहाँ क्या किया, यहाँ की सरकार पर नगर पालिका द्वारा की जा रही जलापूर्ति से अपना नियंत्रण छोड़ने के लिए दबाव डाला, ठीक है। और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, सरकार ने क्या किया कि जो एक शहर था इसका नाम था कोचबम्बा शहर, तो कोचबम्बा शहर में जलापूर्ति का अधिकार एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को दे दिया। और कंपनी को बेचने से क्या हुआ कि यहाँ की जो कीमतें कंपनी को बेच दिया, जिससे पानी की कीमत में 4 गुना इजाफा हो गया। अब 4 गुना इजाफा हो गया तो ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि देश इतना ज़्यादा विकसित देश नहीं है, यहाँ पर तमाम गरीब तबका भी रहता है। तो जो लोग 5,000 रुपये कमा रहे थे, उनका मान लो 5,000 में से 1,000 रुपये जो है जल के लिए ही चले जाएं, तो एक बड़ी राशि चली जा रही है जल के लिए। तो ऐसे करके लोग जो थे जनसंघर्ष इसके लिए भड़क उठा, क्योंकि यहाँ पर सभी लोग तो समर्थ थे नहीं कि भाई ये बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जल खरीद सकें। कुछ लोग गरीब तबके के भी थे, कुछ लोग बहुत ऐसे निर्धन लोग थे। तो ऐसे करके यहाँ पे एक लंबा संघर्ष चला, ठीक है। शुरुआत में हड़ताल वगैरह चली, तमाम जो है 4 दिनों की कामयाब हड़ताल, आम हड़ताल की, ठीक है। सरकार बातचीत के लिए राजी हुई, हड़ताल वापस ले ली गई, लेकिन फिर उससे भी कुछ हाथ नहीं लगा। फिर यहाँ पे मार्शल लॉ लगा दिया गया। मार्शल लॉ आप जानते होंगे, आर्मी का शासन। लेकिन फिर भी वही बात है कि भाई लगातार आंदोलनकारियों का जो है दबाव बढ़ता चला जा रहा था। तो ऐसे में आंदोलनकारियों के बढ़ते दबाव की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, सरकार को एक दिन झुकना पड़ा। और झुकना पड़ा तो यहाँ पर जो बढ़ी हुई कीमतें थी पानी की, उसे कम किया गया और पुनः पानी की जो व्यवस्था थी वो उस पुनः नगर पालिका के हाथ में सौंपी गई। यानी कि यहाँ पर जो अधिकार स्टार्ट हुआ था वो हमारे जीवन के नैसर्गिक जो हमें संसाधन है उनकी उपलब्धता को लेकर था। यानी हमें जो जीवन जीने के लिए संसाधन हमें चाहिए, उन संसाधनों पर किसी का कॉपीराइट नहीं है, किसी की यहाँ पर जो है यहाँ पर कह सकते हैं सत्ता यहाँ पे कायम नहीं हो सकती है। यानी हमारा जीवन जीने के लिए पानी चाहिए, तो पानी यहाँ पर ऐसा नहीं है पानी की कीमत हम लगातार बढ़ाते जाएं, ऐसा नहीं कर सकते हम। तो ये संघर्ष जो था वो जीवन जीने के लिए संघर्ष था। इसके लिए पूरा देश एकजुट हुआ और बहरहाल आपके नतीजा आपके सामने है। तो यहाँ पर आपने देख लिया होगा, ठीक है। सेकंड सब पॉइंट इसी में आगे लिखेंगे, ठीक है। सेकंड पॉइंट, अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, यानी कि यहां पर लिख लेना सेकंड पॉइंट करके, ठीक है। सन 2000 की जनवरी में, ठीक है, श्रमिकों, मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और सामुदायिक नेताओं ने गठबंधन कर 4 दिनों की एक आम हड़ताल की, ठीक है। लेकिन यह ज्यादा सफल नहीं हुई, इसी में लिख लेना, इसी में सब पॉइंट। पहला सब पॉइंट, अप्रैल में एक और हड़ताल हुई, सरकार ने मार्शल लॉ लगा दिया, लेकिन आंदोलनकारियों की ताकत के आगे सरकार को बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ किया गया करार रद्द करना पड़ा और जलापूर्ति पुनः नगरपालिका को सौंप दी गई, ठीक है। तो ये आंदोलन जो था बोलीविया का जल युद्ध के नाम से जाना गया और बहुत फेमस है, इतिहास में भी बहुत फेमस है। तो आपने यहाँ पर 2 आंदोलन देख लिए, एक तो लोकतंत्र की स्थापना को लेकर था और एक हमारा जल है, जलापूर्ति को लेकर एक आंदोलन था। इसका जिक्र वैसे कर दिया गया एक पॉलिटी की किताब में, मैंने किया भी है जिक्र, वहां पर आया था, तो वहां पर आपको जिक्र भी मैं कर चुका हूं। अगली जो हेडिंग है आपकी, ये है लोकतंत्र और जनसंघर्ष। इसके बारे में जानेंगे कि लोकतंत्र स्थापित करने के लिए कि जनसंघर्ष हमारा कितना जरूरी है। देखिए, नेपाल के आंदोलन की बात कर लें तो नेपाल के आंदोलन का जो लक्ष्य था वो क्या था, नेपाल के आंदोलन का लक्ष्य जो था वो लोकतंत्र स्थापित करवाना था। वहीं बोलीविया के आंदोलन की बात कर लें, बोलीविया के आंदोलन का जो लक्ष्य था वो वहां पर जो निर्वाचित सरकार है उसको जनता की मांग मनवाने के लिए बाध्य करना था। यानी कि दोनों के लक्ष्य यहाँ पर कहा जाए अंतर था, लेकिन कहीं ना कहीं समानता थी। समानता ये थी कि दोनों ही लक्ष्यों ने एक बड़ा आंदोलन खड़ा किया, ठीक है। चाहे लोकतंत्र की स्थापना वाला लक्ष्य हो या फिर यहाँ पर अपनी जो मांग है, जनता की मांग है, उसको मनवाने वाला लक्ष्य हो, दोनों ही लक्ष्य हैं। उन लक्ष्य ने क्या किया, जनता को एक बड़ा संगठन बनाने के लिए, जनता को एक बड़े आंदोलन पर उतरने के लिए मजबूर कर दिया। तो यहाँ पर ये जो चीजें हैं, ये आपने नोट कर लिया होगा, ये जो चीजें नोट कर ली होंगी। अब देखिए, यहाँ पर नेपाल वाला आंदोलन था, नेपाल वाला आंदोलन यहाँ पर वही कह रहा था कि भाई देश की राजनीतिक नींव क्या होगी, यानी वास्तव में देश कौन चलाएगा,
तो उसने ये तय किया। भाई यहाँ पर बोली भी आगे क्या था कि भाई हमारी जो आधारभूत चीज़ें हैं, क्या उन आधारभूत चीज़ों का, हर चीज़ों का जो है बाजारीकरण या व्यवसायीकरण कर दिया जाएगा। क्या मतलब क्या जनता की कोई जहाँ पर नैतिक जिम्मेदारी नहीं है कि अपनी आम जनता को वहाँ पर सस्ते दामों में पानी उपलब्ध करवाए, एक जो कि एक जीवन जीने का अमूल्य संसाधन है, ठीक है। तो ऐसे करके दोनों ही नीतियां जो होती हैं कहीं ना कहीं इस बात की ओर इंगित करती हैं कि जब जब जनता को ये लगता है कि उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तब तक वो आंदोलन के लिए खड़ी होती है, यानी वो लामबंद होती है, एकजुट होती है और सरकारी गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाती है। वो आवाज जो है वो आंदोलन के रूप में आपके सामने, आपके समक्ष प्रस्तुत होती है। आंदोलन वास्तव में एक बड़ा स्वरूप होता है, ये जनता के समर्थन का एक बड़ा स्वरूप होता है, जो वाकई में किसी वर्तमान सरकार की या किसी वर्तमान व्यवस्था की बुनियादी नींव हिलाने के लिए बहुत ही पर्याप्त है। जैसा कि आप देखते भी आए हैं, अगर हम बात करें अपने आज़ादी के संघर्ष की, तो जैसे जैसे हमारा आज़ादी का संघर्ष लंबा होता गया, हमारा आज़ादी का आंदोलन जो होता है बढ़ता चला गया और एक दिन इस स्तर पर पहुंच गया कि अंग्रेजों को उस आंदोलन के आगे घुटने टेकने ही पड़े और अंग्रेजों को हमारा भारत जो है छोड़ना ही पड़ा। तो ये सब बातें आप अच्छे से जानते हैं, पढ़कर आए हैं और देखिए ये सब बातें कहानी के रूप में वही सब बातें इसमें दोहराई गई हैं, कुछ भी नया नहीं है यहाँ पर, ये सब बातें आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ चुनिंदा पॉइंट हैं, कुछ सामान्य निष्कर्ष निकाले गए हैं। मूल निष्कर्ष क्या है? देखिए पहला निष्कर्ष तो यहाँ पर निकाला गया है कि भाई लोकतंत्र का जन संघर्ष के जरिए विकास होता है। बिल्कुल सही बात है कि जैसे जैसे लोकतंत्र में लोगों की डिमांड आती जाती है, वैसे वैसे वो चीज़ें यहाँ पर इम्प्लीमेंट होती जाती हैं। जैसे आपने देखा होगा कि भाई अभी जैसे जो 18 साल से कम उम्र की बालिकाएं हैं, बालिकाओं के साथ जो यौन दुराचार वगैरह की घटनाएं बहुत ज़्यादा संलिप्त हो गई, बहुत ज़्यादा घटनाएं बढ़ती चली गई, तो एक लंबा जनाक्रोश तैयार हुआ। लोगों ने डिमांड की, पूरे देश से डिमांड आने लगी कि जो ऐसे आरोपी हैं उन्हें फांसी की सजा दी जाए, उनके लिए कानून लाया जाए और उन्हें फांसी की सजा का जो प्रावधान किया जाए। तो इसके लिए पोक्सो एक्ट लाया गया, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट लाया गया। तो ये सब चीज़ें क्या है, यानी ये सब चीज़ों से हमारे लोकतंत्र का विकास हुआ, लोकतंत्र मजबूती हो रहा है। यानी लोकतंत्र में ऐसे जो बहुत सारे मुद्दे होते हैं, इन मुद्दों के लिए जनता उठ खड़ी होती है, जनता डिमांड करती है, तो क्या होता है, लोकतंत्र में सुधार करना पड़ता है, अमूलचूल परिवर्तन लाने पड़ते हैं। उन परिवर्तनों से क्या होता है, लोकतंत्र का विकास होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ अपवाद स्वरूप सरकार कुछ परिवर्तनों को, कुछ संघर्षों को ऐसे ही मान लेती है, ठीक है, आम सहमति से ही वहां पर हो जाते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति हर समय नहीं होती। लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारी और सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है। यानी कि ये निर्णायक स्थिति तभी होती है कि जब वहां पे संघर्ष हो, जब संघर्ष होगा तभी कुछ बेहतर स्थिति निकल के आएगी। और मान लीजिए, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, संघर्ष होना क्यों जरूरी है। जैसे राजतंत्र होता था, आपने राजतंत्र के बारे में सुना था, राजतंत्र है, राजशाही है। तो राजतंत्र में क्या था, राजा की बात यहाँ पर सिरमौर है, राजा की बात सबसे ऊपर है, राजा ने जो कह दिया वही सही, यानी बहुत से जालवी राइट वाला कॉन्सेप्ट था कि राजा सही है तो सब सही है। लेकिन लोकतंत्र में ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में अगर आप गलत हैं तो गलत हैं, आवाज उठानी है तो उठानी है। और वास्तव में अगर किसी लोकतंत्र में ऐसी, अगर आप ये चीजें नहीं देख रहे हैं, वास्तव में किसी लोकतंत्र में आप कोई भी जो है, यहाँ पे जो तमाम पार्टियां, तमाम पार्टियों के व्यक्ति हैं, विधायक, सांसद, अपने राजा, यानी अपने राजा से मतलब जो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, उसकी बातों को आंख बंद करके फॉलो कर रहे हैं, उसकी किसी भी सहमति पर असहमति पे टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, तो वास्तव में वो लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा, उसे आदर्श लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता। क्योंकि यहाँ पर हमें कोई भी नीति हो, यानी चाहे सही नीति हो तो उसमें हमें और प्रश्न पूछने चाहिए, क्यों ये सही है, कितना इसका लाभ होगा। गलत नीति पे तो पूछना ही पूछना है। और ऐसी स्थिति है जहां पर जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं वो बिल्कुल प्रश्न पूछने के लिए पक्षधर ही नहीं है, बिल्कुल एकदम साइलेंट हो गए, साइलेंट मोड में चले गए, न्यूट्रल हो गए हैं। तो ऐसे लोकतंत्र को हम जीवंत लोकतंत्र नहीं कहेंगे। लोकतंत्र में संघर्ष होना बहुत जरूरी है। यानी हम जब तक प्रश्न नहीं पूछेंगे, हम जब तक सत्ताधारियों में भी संघर्ष नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र के लिए बेहतर परिणाम भी निकल कर नहीं आएंगे। जैसा कि आपने देखा भी होगा प्रीवियस की कुछ सरकारों में, जैसे 1975 का आपातकाल था। आपातकाल में था क्या, आपातकाल में एक विशेष एक नेता की जो पावर बहुत ज्यादा हद से ज्यादा बढ़ गई, उसने अपने पार्टी के अपने जो अधीनस्थ नेता थे उनकी बात सुनना बंद कर दिया। परिणाम ये हुआ कि भाई 1975 का आपातकाल लगा। उसके बाद भी स्थिति आप देख रहे होंगे वर्तमान कंडीशन में भी, यहाँ पर भी वही स्थिति अभी चल रही है। यानी कि यहाँ पर वन मैन इन आर्मी वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, किसी और की बात नहीं सुनी जाएगी, जो ऊपर वो कर देगा आदमी वही माना जाएगा। तो ये लोकतंत्र नहीं कहा जाएगा। ऐसे लोकतंत्र का मतलब यही है कि संघर्ष होना चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। ये देखिए बहुत सारी लाइनें लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये पॉइंट लिख लेना आप, ठीक है। और इसमें ये सब पॉइंट लिख लेना कि लोकतंत्र की निर्णायक घड़ी अमूमन वही होती है जब सत्ताधारियों, सत्ता में हिस्सेदारी चाहने वालों के बीच संघर्ष होता है, ठीक है। ये आप लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट यहां बताया गया है भाई लोकतंत्र में, लोकतंत्र संघर्ष का समाधान जनता की व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। लामबंदी का मतलब क्या है, एकजुटता।
यानी मोबिलाइज होना या एकजुट होना, इसके जरिए क्या होता है, जनता किसी आंदोलन, किसी मुद्दे के प्रति एकजुट सहमति होती है और लामबंद होती है, उसको मतलब प्रतिबद्ध होती है उसके प्रति। तो क्या होता है, फिर सरकार को भी मजबूर होना पड़ता है, सरकार को भी मांगे माननी पड़ती हैं कि भाई जनता यहाँ पे एकजुट हो रही है, जनता इस चीज़ की डिमांड उठा रही है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे मुद्दे आपके वर्तमान में होते हैं, पर्यावरण से रिलेटेड हैं, शिक्षा से रिलेटेड मुद्दे हैं, जॉब से रिलेटेड मुद्दे हैं, उनके लिए तमाम जगह लामबंद होते हैं, पब्लिक लामबंद होती है कि नहीं हमें रोजगार चाहिए, हमारे ये मुद्दा होना चाहिए, तो सरकार को भी झुकना पड़ता है। आपने देखा होगा ये सब चीज़ें। तो वही बात कही गई है कि लोकतांत्रिक संघर्ष का समाधान जनता का व्यापक लामबंदी के जरिए होता है। ये आपने थर्ड पॉइंट नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बताया गया है कि ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। यानी कि ये बात हकीकत है, ये बात जरूरी है कि जनता कभी भी डायरेक्ट जो है, यहाँ पे डायरेक्ट जो है किसी भी पार्टी का जो है यहाँ पर प्रतिशोध, जो यहाँ पर किसी पार्टी को जो है अपोज नहीं कर सकती, किसी पार्टी को यहाँ पर प्रतिरोध नहीं कर सकती। उसके लिए कुछ ना कुछ राजनीतिक प्रवृत्ति या कुछ ना कुछ राजनीतिक मंशा की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। राजनीतिक मंशा की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि हर किसी व्यक्ति के पास जो है यहाँ पर जो है अपने आप में विशिष्टता नहीं होती, अपने आप में वो क्षमता नहीं होती कि भाई लोकतंत्र में वो सक्रिय सहभागिता कर पाए। तो वहाँ पर जरूरी होती है चिंगारी की। चिंगारी का काम करती हैं तमाम पार्टियां, विपक्षी पार्टियां। वो जनता को बताते हैं कि भाई फलानी सरकार चल रही है, फलानी सरकार में ये खामियां हैं और ये सरकार यहाँ है, इस मुद्दे पर ये बात आपकी नहीं मान रही है। तो ऐसे करके जनता को एक प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा जो है आपके यहाँ पे इन्फ्लुएंस मिलता है। ठीक है, इन्फ्लुएंस मिलने से जनता क्या होती है, लामबंद होती, खड़ी होती है। और यकीन मानिए, आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि देश में मान लीजिए 100 सांसद हैं, 100 के 100 सांसद किसी एक पार्टी से बिलोंग करते हैं और सभी एक ही आइडियोलॉजी को फॉलो करते हैं। तो क्या जनता किसी जो है बात के लिए लामबंद हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, क्योंकि यहाँ पर लोकतंत्र की पैरोकारी करने वाले लोग हैं वो सभी किसी एक विचारधारा से इन्फ्लुएंस हैं, किसी एक विचारधारा से प्रेरित हैं। तो ऐसे में लोकतंत्र स्थापित हो ही नहीं पाएगा, वास्तव में वो लोकतंत्र होगा ही नहीं। वो तो वहां पर क्या होगा, यानी एक ब्लाइंड तंत्र माना जाएगा। यानी कि हम एक आंख बंद करके, आंख मूंद करके अपने राजा पर या अपने जो सत्ताधारी पार्टी है, सत्तारूढ़ पार्टी, उस पर विश्वास कर ले रहे हैं। तो वो वहां पर अभी वो ब्लाइंड तंत्र माना जाएगा, लोकतंत्र नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। चौथा पॉइंट आप नोट कर लेना। अगला पॉइंट यहाँ पर चौथा पॉइंट कि ऐसे संघर्ष और लामबंदियों का आधार राजनीतिक संगठन होते हैं। ठीक है, यानी कि यहां पर लिख लेना कि ऐतिहासिक घटनाओं में स्वतः स्फूर्त होने का भाव भी कहीं ना कहीं जरूर मौजूद होता है, लेकिन जनता को स्वतः स्फूर्त सार्वजनिक भागीदारी संगठित राजनीति के जरिए कारगर हो पाती है। यानी जब संगठित राजनीति जब होती है तब वो उसकी स्फूर्ति किसी आंदोलन के प्रति लामबंद हो पाती, किसी आंदोलन के प्रति अव्यक्त होती है। ठीक है, तो ये आपने चौथे का सब पॉइंट नोट कर लिया होगा। अब देखिए यहाँ पर ये तो आपका लोकतंत्र और जनसंघर्ष के बारे में बताया गया कि भाई लोकतंत्र स्थापित करने के लिए जनसंघर्ष का होना कितना जरूरी है। अब देखिए कहानी का जिक्र यहाँ पर किया गया है। ये कहानी कर्नाटक की है कि भाई 1984 में क्या था, कर्नाटक का एक कर्नाटक पल्प वुड लिमिटेड नाम की एक कंपनी बनाई कर्नाटक सरकार ने, और कंपनी को लगभग 30,000 हेक्टेयर जमीन पर 40 सालों के लिए एक तरह के से मुफ्त दे दी गई। यानी कि यहाँ पर क्या किया गया, 30,000 हेक्टेयर जमीन 40 सालों के लिए किसानों को मुफ्त दे दी। ठीक है, इसमें अधिकांश जमीन का इस्तेमाल क्या करना था, किसान अपने पशुओं के लिए चारगाह के रूप में करते थे, और कंपनी ने इस जमीन पर यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने शुरू किए। इन पेड़ों का इस्तेमाल जो था कागज बनाने की, लुगदी बनाने के लिए किया जाना था। सन 1987 में क्या हुआ, कित्त को हक्च को अर्थात तोड़ो और रोपो नाम का एक आंदोलन शुरू हुआ, और अहिंसक आंदोलन का रास्ता ये अख्तियार हुआ कि लोगों ने यूकेलिप्टस के पेड़ तोड़ दिए। इनकी जगह वैसे पेड़ों को इन्होंने लगाया जो जनता के लिए फायदेमंद थे। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये था, सरकार की नीति ये थी कि हम जनता को रोजगार देंगे और हमारा भी काम चल जाएगा, हमारी फैक्ट्री स्थापित हो जाएगी। लेकिन जनता इतनी ज़्यादा होशियार थी, जनता ने क्या किया, यूकेलिप्टस के पेड़ ही तोड़ दिए और अपने फायदेमंद यानी अपने फायदे वाले पेड़ यहाँ पर लगा लिए। तो ऐसे में क्या सरकार का नुकसान हुआ? बिल्कुल हुआ, सरकार का नुकसान नहीं। सरकार कुछ अलग चाह रही थी, लेकिन लोग वो उसके लिए उसके फेवर में नहीं थे, उसको यहाँ पे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। तो उसकी परिणति ये बनी कि सरकार का जो प्लान था वो चौपट हो गया। तो वो इस कहानी के जरिए समझाया गया है। यानी कि लोगों की सहमति होना अत्यंत आवश्यक है। यकीन मानिएगा, लोगों की आस्था ही नहीं होगी लोकतंत्र में, तो यकीन मानिए लोकतंत्र में जो भी कुछ भी नियम या निर्णय लिए जाते हैं, फिर वो वहां पर वो निर्णय जो है असफल सिद्ध हो जाएंगे। तो जनता की आस्था भी होनी चाहिए। ठीक है, ये इसलिए कहानी यहाँ पर दी गई है, यहाँ पर इसे लिखना नहीं था। अब बात करते हैं लामबंदी और संगठन की। अगली हेडिंग है लामबंदी और संगठन, यानी एकजुटता कब होती है और संगठन इसमें क्या कार्य करती हैं। तमाम जो विभिन्न संगठन बने हुए हैं इनका क्या कार्य होता है वो हम देखेंगे।
अब देखिए यहाँ बताया गया है कि नेपाल में जो अनियतकालीन हड़ताल हुई, इसका आह्वान कितने दलों ने किया था? 7 दलों के गठबंधन ने किया था, यानी एसपीए ने किया था। और यहाँ पर इस जो दल थे, इन दलों में से कुछ बड़े दल शामिल थे जिनके कुछ ना कुछ सदस्य संसद में थे। लेकिन यहाँ पर इस संघर्ष में नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया। आपने ये देखा ऊपर इस संघर्ष में यहाँ पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी ने भी भाग लिया। तो ये जो पार्टी थी, इसे लोकतंत्र पे कभी भरोसा नहीं था, यानी लोकतंत्र पे भरोसा नहीं था। लेकिन फिर भी सरकार के विरुद्ध जब यानी इसने देखा कि जो है यहाँ पर सरकार में पूरी तरह से राजतंत्र स्थापित हो गया, फिर भी इसने क्या कर दिया, वर्तमान जो विपक्षी दल थे उन्हें समर्थन दे दिया। यानी कि यहाँ पर इनका फिर एजेंडा क्या बन गया, यहाँ पर इनका मुद्दा ये बन गया कि कैसे भी करके हमें अपने नेपाल में जो लोकतांत्रिक भावना है उसे बचाना है। जबकि माओवादी विचारधारा वाले ये संसद में विश्वास नहीं करते हैं। इनका मत यही है कि हम जो पहले जीवन यापन करते आए हैं, किसान और कृषक हमारे जो है वनों जंगलों में, हम वैसे ही रहें। ठीक है, ये मतलब लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, संसद वगैरह में विश्वास नहीं करते। लेकिन इन्होंने देखा, यानी कि अब ये इन्होंने देखा कि हमारी बाकी में नेपाल में पूरी तरह से हनन हो गया, यानी नेपाल में लोकतंत्र ही नहीं बचा, बिल्कुल हमारी बात ही सुनी जाने वाली नहीं है, राजतंत्र स्थापित हो गया। तो इन्होंने फिर जो लोकतांत्रिक समर्थक थे उन्हें भी समर्थन दे दिया। तो यहाँ पे वही बात कही गई है कि नेपाल की सरकार के विरुद्ध सशस्त्र संघर्ष चला रही है इसने नेपाल के, ठीक है, एक बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण ले लिया था। ठीक है, तो वही बात बताई गई है कि ये लोग भी इसमें शामिल हो गए। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया इस आंदोलन में और भी बहुत सारे मजदूर संगठनों ने, अन्य अनेक प्रसंगों ने हिस्सा ले लिया। अनेक जहाँ पे मूल निवासी लोगों ने संगठन में, शिक्षक, वकील, मानवाधिकार कार्यकर्ता, ये भी इसमें शामिल हो गए। तो यहाँ पर ऐसे करके बताया गया कि एक जो आंदोलन था, एक लामबंदी वाला आंदोलन था, उसमें तमाम संगठन जो है वो संगठित हो गए और उस आंदोलन को एक बड़ा रूप दे दिया। अब देखिए यहाँ पर बात निकल के आती है संगठन होता क्या है। अब देखिए संगठन की एक आइडियोलॉजी होती है, विचारधारा होती है, यानी सभी लोग अपने अपना एक संगठन बनाते हैं और उस संगठन में एक कॉमन विचारधारा के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। जैसे मान लेते हैं आपने संगठन बनाया या मैंने संगठन बनाया, मैंने संगठन बना दिया यूपीएससी और आपके स्टेट पीसीएस एग्जाम से रिलेटेड जो भी अभ्यर्थी हैं, जिनकी जो भी समस्याएं, स्टेट पीएससी एग्जाम से रिलेटेड जो भी समस्याएं, उन समस्याओं को सॉल्व आउट करने के लिए हमने एक संगठन बना दिया। ठीक है, तो यानी यूपीएससी स्टेट पीएससी करके हमने संगठन बना दिया पूरा। तो संगठन के जरिए हम क्या करेंगे, हमारे जो यानी कि इस लाइन के जो अभ्यर्थी हैं, यानी कि जो हमारी यूपीएससी स्टेट पीसीएस एग्जाम की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी हैं, इनके साथ जो भी दिक्कतें आती हैं, इनकी जो समस्याएं आती हैं, इस पर यानी सरकार की ओर ध्यान केंद्रित करवाना, इस पर सरकार का ध्यान केंद्रित करवाना, ये हमारा लक्ष्य होगा। भाई मान लीजिए कोई संगठन महिलाओं के अधिकारों से जुड़ा यहाँ पे संगठन बन गया, तो वो क्या करेगा, वो महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दों को उठाएगा। लेकिन जब कोई ऐसा मुद्दा आएगा जो राष्ट्र के हित पर होगा, यानी जिससे हमें लगता होगा कि वास्तव में हमारे जो संगठनों के जो हमारा जो ध्येय है, यानी हमारे संगठनों का ध्येय है, वो ध्येय तभी पूरा होगा जब राष्ट्र बचेगा। जैसे नेपाल के साथ हुआ, नेपाल में तमाम संगठन जो थे वो एकजुट क्यों हो गए, उन्हें महसूस हो गया था कि अगर हम अपने अपने संगठन में बटे रहे और नेपाल बाकी में राजतंत्र बन गया तो हमारे संगठन होने का मतलब ही नहीं रहेगा। राजा होगा, राजा हमें मार मार के, चाबुक के डर से या फिर गोली के डर से, बंदूक के डर से हमारे संगठनों को तोड़ देगा, हमारी विचारधारा को पनपने ही नहीं देगा। इसलिए ये लोग एकजुट हुए। ठीक है, यानी इन सब की आइडियोलॉजी तो डिफरेंस थी, यानी इनकी विचारधारा संगठनों की डिफरेंस थी। स्टूडेंट की अलग थी, मजदूर संगठनों की अलग थी, हर किसी की अलग थी। लेकिन जब कोई राष्ट्रवादी मुद्दा आया तो यहाँ पर सब एकजुट हो गए और अपना आंदोलन में समर्थन भी दिया। तो ये इसे कहते हैं लामबंद होना, इसे कहते हैं लामबंद होना, यानी एकजुट होना। ठीक है, लिखना नहीं है, केवल कहानी को समझना है। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। अब पानी के लिए निजीकरण के खिलाफ। अब देखिए पानी के, देखिए यहाँ पर इसके बारे में तो आप ऑलरेडी वैसे लिख चुके हैं नेपाल के बारे में। नेपाल के बारे में ऊपर लिखवाऊंगा नहीं, नेपाल के बारे में किस किसने सपोर्ट किया वो बात आप जानते हैं, वो ऊपर लिखवा चुका हूँ। अब पानी के लिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर किसमें आंदोलन अगुवाई की। देखिए बोलीविया में जो आंदोलन चला उसकी अगुवाई किसी राजनीतिक दल ने नहीं की, ये खास बात थी। ठीक है, यानी बोलीविया में पानी के निजीकरण के लिए आंदोलन चला, वहां पर किसी भी राजनीतिक दल ने इसकी अगुवाई नहीं की। इस आंदोलन का नेतृत्व जो किया था यहाँ पर, इसका नेतृत्व किया था फेडेकोर ने किया था। फेडेकोर नामक एक संगठन था, तो इस संगठन ने इसका नेतृत्व किया था। और इस संगठन के यहाँ पर जो नेतृत्वकर्ता थे उसमें इंजीनियर, पर्यावरणविद, स्थानीय लोग, ये सब शामिल थे। तो यहाँ पर पहले का सेकंड सब पॉइंट लिख लेना कि इस संगठन में इंजीनियर और पर्यावरणविदवादी समेत स्थानीय कामकाजी लोग शामिल थे। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर इस आंदोलन में तमाम मजदूर प्रसंगों ने, ठीक है, मजदूर संगठनों के प्रसंगों ने, कोचबंबा विश्वविद्यालय के छात्रों ने, ठीक है, यानी कि इसको समर्थन मिला, इन सबसे इसे समर्थन मिला। यानी यहाँ पर लिख लेना कि इस संगठन को यानी कि इस आंदोलन को मजदूरों के प्रसंग, विश्वविद्यालय के छात्रों और शहर के बेघर आबादी से भी समर्थन मिला।
ठीक है। और इस आंदोलन को किसका नाम दिया गया? सोशलिस्ट पार्टी ने भी समर्थन दिया। इस आंदोलन को एंड में एक पार्टी थी सोशलिस्ट पार्टी करके, उसने भी समर्थन दिया। तो उस पार्टी के समर्थन के फलस्वरूप यहाँ पर यह देखने को मिला आपको कि यहाँ पर कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ा। एक बड़ा यहाँ पर संगठन क्रिएट हो गया, एक बड़ा संगठन यहाँ पे बन गया। इन तमाम छोटे छोटे संगठन जो थे अपने अपने जो निजी हित वाले संगठन थे, वो सभी हित वाले संगठन जो है एक साथ एक वक्त लामबंद हो गए। और लामबंद होने के बाद क्या हुआ? एक बड़ा विशाल संगठन बना और विशाल संगठन ने एक बड़े आंदोलन की अगुवाई की और फलस्वरूप सरकार को उस भूमि यानी सरकार को उनकी बातों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा। ठीक है। तो यहां पर वही बात बताई गई है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं और ये संगठन अपनी भूमिका दो तरह से निभाते हैं। कैसे कैसे निभाते हैं? एक तो निभाते हैं प्रत्यक्ष भागीदारी के जरिए, यानी कि चुनाव लड़के, जैसे सोशलिस्ट पार्टी थी, मान ली चुनाव लड़ लेती, ये वादा कर देती चुनाव में कि भाई इनकी सरकार 5 साल चलेगी, 5 साल के बाद हमारी सरकार आएगी तो हम ये टेंडर रद्द कर देंगे और पुनः वही व्यवस्था कर देंगे। तो हो सकता था लोग समर्थन इसे दे देते कि भाई आपको समर्थन, आपको वोट दे देंगे, 5 साल बाद व्यवस्था चेंज हो जाएगी, जैसे हमारे भारत में होता है। हमारे भारत में क्या होता है? यही तो होता है कि हम जब किसी सरकार से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो क्या करते हैं, कोई दूसरी पार्टी हमें हमारे सामने प्रलोभन देती है, कहती है कि नहीं हम इस पार्टी से बेटर करेंगे, इस पार्टी ने ये शोषण किया है, इस चीज़ को कम कर देंगे। तो हम कहते हैं भाई 5 साल उसे देखा है तो 5 साल इसे भी अजमाल है। ठीक है। तो ऐसे करके हम पार्टी चेंज कर देते हैं। लेकिन लोकतंत्र में केवल यही तरीका नहीं है, ये तो प्रत्यक्ष भागीदारी का तरीका हो गया। एक तरीका जो है अप्रत्यक्ष भागीदारी का भी है। अप्रत्यक्ष का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो विशेषज्ञता नहीं रखते हैं लोकतंत्र में भागीदारी की, उन्हें ये नहीं मालूम है कि देश कैसे चलाया जाना है। उनके लिए सबसे अच्छा साधन होता है लोक यानी कि एक आंदोलन खड़ा करना। उनके लिए सबसे अच्छा साधन है जन संघर्ष तैयार करना, यानी कि एक आंदोलन तैयार करना। आंदोलन के जरिए वो अपना जो केंद्रीय मुद्दा है उस पर सरकार का ध्यान केंद्रित करवा पाते हैं और अपनी मांगें मनवा पाते हैं। तो यहाँ पर लोकतंत्र व्यवस्था में संगठन दो तरह से भूमिका निभाते हैं, वो आप नोट कर लेना। पहला पॉइंट यहाँ पे, सेकंड पॉइंट कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में, ठीक है, किसी संघर्ष के पीछे बहुत से संगठन होते हैं और ये संगठन दो तरह से अपनी भूमिका निभाते हैं। पहली है राजनीति में प्रत्यक्ष भागीदारी, जैसे चुनाव लड़कर या सरकार बनाकर। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेना यहाँ पर, सेकंड का प्लस सब पॉइंट। आगे बढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरी तरीका से क्या है? दूसरा तरीका ये है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर ये है कि भाई इसका दूसरा तरीका ये है कि अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, यानी सेकंड अप्रत्यक्ष तरीके से। ठीक है, यानी कि लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों का, नजरियों को बढ़ावा देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। ठीक है, इसमें लिख लेना सेकंड सब पॉइंट में, लोग इसके लिए संगठन बनाकर अपने हितों अथवा नजरियों को बढ़ाने देने वाली गतिविधियां कर सकते हैं। इसे हित समूह अथवा दबाव समूह भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर सेकंड सब पॉइंट नोट कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, कभी कभी यहाँ पर बताया गया, कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। यानी जहाँ पर लोग बिना किसी संगठन के अपनी मांगों के लिए एकजुट हो जाते हैं, उसे फिर हम क्या कहते हैं? आंदोलन कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड पॉइंट लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने बताया था कि यहाँ पर एक सामूहिक, यानी कि यहाँ पर कोई किसी का एक व्यक्तिगत हित नहीं होता है, किसी संगठन का एक व्यक्तिगत भावना में नहीं होती है कि भाई हमारा इंडिविजुअल हित हो। एक सामूहिक, यानी एक राष्ट्र की दृष्टि से कोई हित होता है, राष्ट्रवादी भी भावना होती है, उसके लिए सब लामबंद होते हैं, उसे एकजुट होते हैं, तो वो आंदोलन का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में लिख लेना ये कि कभी कभी लोग बगैर संगठन बनाए अपनी मांगों के लिए एकजुट होने का फैसला करते हैं। तो ऐसे समूहों को आंदोलन कहा जाता है। अब देखिए, आपने दो तरीके तो देख लिए। एक तो आपने दबाव समूह देख लिया कि भाई ये तो दबाव समूह हो गया, और दूसरा हो गया आंदोलन। अब देखिए, दबाव समूह तब तैयार होते हैं जब लोग राजनीति में जाने की इच्छा नहीं रखते, यानी उनका मानना है हमें राजनीति से मतलब नहीं है। जैसे एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मैंने जब पॉलिटी पढ़ाई थी लक्ष्मीकांत वाली, तो मैंने वहाँ पर तमाम व्यावसायिक दबाव समूहों के बारे में बताया था। ठीक है, इसके अलावा छात्रगत दबाव समूहों के बारे में बताया था, धार्मिक दबाव समूहों के बारे में बताया था मैंने। ठीक है, किसान मजदूर संघों के बारे में बताया था। ये सब क्या है? दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप है। यानी प्रेशर ग्रुप क्यों है? अब जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, जैसे किसानों की समस्याएं हैं। अब किसान इसके लिए ये करें, या तो वो चुनाव लड़ें। अब आप एक समझ लीजिए, किसान के लिए जो खेत में हल चला रहा है, खेत में जो खेती कर रहा है, उसके लिए या तो अपना खेत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पूरी तरह से किसान है वो, तो उसे अपनी जमीन से बहुत ज़्यादा लगाव होगा। ऐसे में वो राजनीतिक चोचलों में तो पड़ेगा नहीं, राजनीतिक गतिविधियों में तो संलिप्त होगा नहीं। तो इसके लिए क्या करेगा वो? इसके लिए वो ये करेगा भाई, किसानों को एकजुट करेगा, अपना पूरा संगठन बनाएगा। और भाई वो वर्तमान सरकार है या फिर जो भी भावी पार्टियां हैं, जो भी विपक्षी पार्टियां हैं, उनसे वहाँ पर ये कहेगा कि नहीं, आप अगर हमारी मांगें नहीं मानेंगे तो फलानी पार्टी को वोट दे देंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को झुकना पड़ेगा, कहीं ना कहीं सरकार को उनकी मांगों के आगे दबना पड़ेगा, क्योंकि किसानों का एक बड़ा तबका होगा। मान लेते हैं देश में, अगर आप जानते हैं कि देश में हमारे यहाँ आज भी 55% से ज़्यादा जनसंख्या जो है वो कृषि पर आधारित है, कृषि पर निर्भर है। तो ऐसे में पूरा जो किसान जब एकजुट हो जाएंगे, एक लामबंद हो जाएंगे, तो सरकार को ऑब्वियस सी बात है किसानों की मांगों को मानना ही पड़ेगा।
तो यहाँ पर दबाव समूह यही होते हैं। दबाव समूह राजनीतिक इच्छा डायरेक्ट नहीं रखते हैं। दबाव समूह ये नहीं चाहते हैं कि हम यहाँ पे शासन चलाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने गट्स नहीं होते हैं। वो इसके जरिए वो क्या करते हैं, अपनी अपनी छोटी छोटी संगठन बना लेते हैं, उन्हें दबाव समूह का नाम दे दिया। अब जैसे व्यवसायी हुए, मान लीजिए, अब आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, बड़े बड़े व्यवसायिक समूह हैं, अगर वो चुनाव लड़ने लग जाएं तो क्या वो अपने व्यवसाय को गति दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। वो तो उनका व्यवसाय चौपट हो जाएगा चुनाव के चक्कर में। तो वो क्या करते हैं, जो उनका व्यापारिक संघ है उन्होंने संघ बना दिया। जैसे फिक्की हुआ, फिक्की क्या है, ऐसे लोगों का संगठन है, व्यवसायिक बड़े बड़े व्यवसायिक संगठन, उनका संगठन है ये, ठीक है। तो ये संगठन क्या करते हैं, अपने जो भी हित हैं उन हितों की सरकार से आवाज उठाती हैं कि भाई हमारी जो है टैक्स में छूट दी जाए, या फिर हमारे लिए इतना यहाँ पर कर जो है, इतना जो हमारे लिए जो है अनुदान दिया जाए। यानी ऐसे अभी आपने देखा था जो 20 लाख करोड़ वाला पैकेज जो अभी वर्तमान सरकार ने घोषणा की थी, वो घोषणा क्यों की? जो वर्तमान अभी व्यापारिक समूह है उसके दबाव में की कि भाई आप जो तमाम बड़ी बड़ी फर्में हैं उन्हें कैसे बचाया जाए, कैसे देशी अर्थव्यवस्था को स्टेबलाइज किया जाए, उसके लिए ये जो व्यापारिक दबाव समूह थे उन्होंने डिमांड की, तब सरकार पैकेज लेकर आई, ठीक है। तो बहरहाल दबाव समूह जो होते हैं, दबाव समूह का डायरेक्ट लक्ष्य ये नहीं होता है कि हमें चुनाव लड़ना है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए इनके पास सच में इतना ज़्यादा समय नहीं होता है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता है, और ना ही इतनी ज़्यादा विशेषज्ञता होती है। लेकिन ये वर्तमान चुनावी तंत्र को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, ये बात आप जान लीजिए, ठीक है। क्योंकि इनका किसी के प्रति झुकाव या किसी के प्रति जो बिलगाव, पार्टी की यानी कि जो कुर्सी तक पहुंचना, कुर्सी से दूरी बनाना, इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी मान लीजिए जिसकी तरफ फेवर में हो जाती है वो पार्टी भारी मतों से जीत भी जाती है, और जिसके से विमुख हो जाते हैं वो पार्टी हार भी जाती है। इसका नतीजा आप जानते होंगे, यानी तमाम आपने देखा होगा, पार्टियां कहती हैं किसानों का कर्ज माफ कर देंगे, तो कर्ज माफ करने के लिए तमाम लोग जो होते हैं उन्हें चुन लेते हैं, और सरकार जैसी आती है कर्ज माफ कर देती है तो अगली बार भी उसे चुन लिया जाता है। और मान लीजिए अपने वादे से मुकर जाती है तो किसान क्या करते हैं, अगली बार इसे वोट नहीं देते हैं, किसी और संगठन को वोट देते हैं। तो ये तो दबाव समूह के बारे में हो गया। दबाव समूह के बारे में मैंने पूरी व्याख्या कर दी है। अब अगली बात आती है दबाव समूह और आंदोलन, कि वास्तव में दबाव समूह ये आंदोलनों में किस तरह से भूमिका निभाते हैं, ठीक है। अब देखिए दबाव समूह के बारे में तो जान लिया कि भाई सरकार की गतिविधियां हैं, इन्हें प्रभावित करने की पूरी कोशिश करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर दबाव समूह के बारे में वही बात बताई गई है, पहला पॉइंट, कि राजनीतिक पार्टियों के समान दबाव समूह का लक्ष्य सत्ता पर नियंत्रण हासिल करना या उसमें हिस्सेदारी करना नहीं होता, ठीक है। ये बात आप जान लीजिए। दूसरी बात यह है, दबाव समूह का निर्माण कब होता है, जब समान पेशे, हित, आकांक्षा अथवा मत वाले लोग एक समान उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए एकजुट हो जाएं, तो ऐसे में क्या होता है, दबाव समूह का निर्माण होता है। जैसे मैंने बताया था, किसानों की समस्याओं वाले पूरा संगठन क्रिएट हो जाए, व्यापारियों की समस्याएं हैं उसके लिए वो लामबंद हो जाए, धार्मिक संगठन है जैसे आप हिंदू वाले संगठन है, ठीक है, मुस्लिम संगठन है, वो अपने धर्म की रक्षा के लिए एक लामबंद हो जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, दबाव समूह बन जाएंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट आप याद कर लिख लेना। यानी इनका उद्देश्य क्या है, इनका समान पेशा है, यानी मान लीजिए धार्मिक समूह है तो उनका धर्म की रक्षा है, जिस भी धर्म से बिलोंग करते हो। एक समान हित है, उनकी समान आकांक्षा है कि हमें अपना धर्म का प्रस्तार विचार, यानी कि इसके विचार जो है विचारों को अवगत करवाना है लोगों से, और धर्म की रक्षा करनी है, ठीक है। धर्म को हमें फैलाना है, धर्म में जो भी कुरीतियाँ व्याप्त हैं, जो भी धर्म के नाम पर लोग गलत कार्य कर रहे हैं उनको रोकना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर ये चीज़ें करते हैं। यानी इनका डायरेक्ट उद्देश्य सरकार बनाने का नहीं होता, लेकिन हाँ वर्तमान सरकारों की नीतियों को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। किसी सरकार के बनाने और बिगाड़ने में इनकी प्रमुख भूमिका होती है, और जो भी सरकारें सत्ता में आती हैं वो इन समूहों का खास ध्यान भी रखती हैं, ठीक है। ये बात आप जानते भी होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेपाल के बारे में बताया गया है कि नेपाल में जो जनसंघर्ष हुआ उसको दूसरा आंदोलन कहा गया। दूसरा आंदोलन इसलिए कहा गया कि 1990 से पहले भी वहाँ पर एक जनसंघर्ष हो चुका था लोकतंत्र की स्थापना के लिए। तब वहाँ पर जो डिमांड हुई थी, डील हुई थी, उसके जरिए कुछ सालों तक लोकतंत्र स्थापित रहा। लेकिन जैसे ही राजा बीरन सिंह की हत्या होगी, ज्ञानन सिंह की हाथ सत्ता आ गई, तो वैसे ही वहाँ पर स्थिति पलट गई, फिर से वहाँ पर दूसरा आंदोलन पनप पड़ा। तो इसलिए इसे दूसरा आंदोलन कहा गया, ठीक है। ये लिखना नहीं है, केवल जान लीजिए। इसी तरह से हमारे देश में कुछ आंदोलन पनपे, जैसे उनके समान उद्देश्य थे, जैसे नर्मदा बचाओ आंदोलन था, सूचना के अधिकार का आंदोलन था, शराब विरोधी आंदोलन था, महिला आंदोलन था, पर्यावरण आंदोलन था। तो यहाँ पे बताया गया है कि दबाव समूह आंदोलन के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। यानी इनका मानना यही है कि हमें राजनीति को प्रभावित करना है, ये डायरेक्ट किसी चुनाव में नहीं उतरते हैं। अब जैसे मान लेते हैं सभी जो दबाव समूह हैं वो राजनीति में उतर जाएं, तो क्या पॉसिबल है सत्ता में आ पाएंगे? नहीं आ पाएंगे। इसलिए क्या करते हैं, अपना संगठन बनाते हैं। वो ये कहते हैं भाई आप हमारा समर्थन करेंगे या आप हमारी मांगे देखेंगे तो हम बाकी में अपने जो भी हमारा संगठन है,
मान लीजिए जैसे पूरा मजदूर संघ है, मजदूर संघ में लाखों करोड़ों की संख्या मजदूर हैं, तो मजदूर ये डिसाइड कर लेते हैं भाई कोई पार्टी उनके हितों का ध्यान रख रही है तो अगली बार के चुनाव में उसे फेवर कर देंगे या उसके बिलगाव कर लेंगे अगर वो उनके फेवर नहीं कर रही है तो ये सब चीज़ें आप देखते होंगे। यानी कहीं ना कहीं सरकार बनाने और बिगाड़ने में इनकी अहम भूमिका होती है, लेकिन डायरेक्ट नहीं होती है, इनडायरेक्ट वे में होती है और सरकारों को इनकी बातों के आगे, इनकी मांगों के आगे झुकना भी पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें लिख लेना अगला पॉइंट, यहाँ पर थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर कि दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आंदोलनों का प्रवृत्ति बताई गई है। लेकिन दबाव समूह के विपरीत आंदोलनों में संगठन ढीला ढाला होता है। दबाव समूह का तो एक पूरा नीतिगत एजेंडा होता है कि भाई उनका ये नीति है, इस नीति के प्रति वो जो है यहाँ पे दृढ़तापूर्वक रहेंगे, उस नीति पर अमल में कायम में लाएंगे। लेकिन जो आंदोलन होता है, आंदोलन क्या है, किसी एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए होता है। वहां पर जैसे उद्देश्य पूरा हो गया आंदोलन भंग हो जाता है। ठीक है, तो ये आंदोलन में और दबाव समूह में डिफरेंस है। ये सेकंड पॉइंट आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आंदोलन में और दबाव समूह डिफरेंस दिखाया गया है। ये सेकंड पॉइंट नहीं है, थर्ड पॉइंट है ये। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट लिख लेना कि दबाव समूह के समान आंदोलन भी चुनावी मुकाबले में सीधे भागीदारी करने के बजाय राजनीति को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसी में सेकंड सब पॉइंट आंदोलन के जो फैसले होते हैं वो अनौपचारिक ढंग से लिए जाते हैं और ये फैसले लचीले भी होते हैं। यानी आंदोलन वगैरह में क्या है, तत्काल हमने कोई समय की मांग को देखते हुए कोई यहाँ पे फैसला ले लिया, उस फैसले को हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दिया। जबकि जो आपके दबाव समूह होते हैं, दबाव समूह में पूरा लिखित में होता है ब्यौरा। यानी कि कोई मान लीजिए व्यवसायिक हितों का समूह है, तो व्यवसायिक हितों के समूह की पूरी मांगे होती हैं, वो अपना पूरा मांगों का ब्यौरा बनाते हैं कि हमें टैक्स में इतनी छूट चाहिए, सरकार का इतना अनुदान चाहिए, इतना। ठीक है, तो वैसा आंदोलनों में कोई ज़्यादा यहाँ पे फॉर्मल वे में यहाँ पर कोई यहाँ पे मांग नहीं होती है, इनफॉर्मल वे में होती है मांगे। ठीक है, तो ये डिफरेंस हो गया दबाव समूह में और यहाँ पे आंदोलन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अगली हेडिंग है, वो हेडिंग वास्तव में इसी में ही है। ठीक है, अगली सब हेडिंग है वर्ग विशेष के हित समूह और जन सामान्य के हित समूह। यानी वर्ग विशेष का मतलब ये है कि कोई समूचे वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले हों। दूसरे समूह है जन सामान्य, यानी पूरे जनता का यहाँ पे समर्थन करने वाले हों। वर्ग विशेष का मतलब ये है कि भाई मजदूरों का संगठन हो गया, व्यवसायिक संघ हो गया, ये वर्ग विशेष वाले हैं। पेशेवर यानी डॉक्टर, वकील, शिक्षक संघ हो गया। ठीक है, जन सामान्य का मतलब ये है कि भाई लोगों के हितों से जुड़े हुए संगठन है, जैसे पर्यावरणवादी संगठन है। ठीक है, पर्यावरण के लिए रक्षा, अपनी पर्यावरण के प्रति प्रतिबद्ध संगठन है। ठीक है, बच्चों की शिक्षा के प्रति संगठन है। तो ये कुछ संगठन क्या हुए, ये सब संगठन कैसे हैं, ये सब जन सामान्य संगठन हैं। तो संगठन दो तरह के होते हैं यहाँ पर। ठीक है, इन दो तरह के संगठनों के बारे में आपकी बात कही गई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख लेना पहला पॉइंट कि मजदूर संगठन, व्यवसायिक संघ और पेशेवरों, वकील, डॉक्टर, शिक्षक आदि, ठीक है, के निकाय इस तरह के दबाव समूह के उदाहरण हैं। ठीक है, ये कैसे संघ है, ये वर्ग विशेष के समूह है। ठीक है, ये किसी खास वर्ग या किसी हित समूह से बिलोंग करते हैं, यानी वर्ग विशेष। ठीक है, वर्ग विशेष के समूह है ये। ठीक है, ये आप लिख लेना ये कि ये दबाव समूह वर्ग विशेष ही होते हैं। ठीक है, ये आप लिख लेना इसी में सब पॉइंट, पहले का सब पॉइंट। अब इसी में सब पॉइंट देखिए, इनका जो सरोकार होता है, यानी इनकी जो मांगे होती हैं पूरी जनता से नहीं होती हैं, पूरे समाज के लिए नहीं होती हैं, बल्कि निजी मांगे होती हैं। ठीक है, यानी अपने सदस्यों की या अपने संगठन में जो भी भाग लेने वाले किसान हैं, किसानों की मांग जो होगी वो किसानों से रिलेटेड होगी। उनकी मांग ये नहीं होगी कि भाई जनता का भला हो या फिर जनता में जो शिक्षा है, शिक्षा को बढ़ावा मिले, उनकी मांग नहीं होगी। उनकी किसानों से जुड़े हुए इश्यूज होंगे, उनकी मांग होगी। तो ऐसे समूह, सेकंड सब पॉइंट लिख लेना पहले का, ऐसे दबाव समूह का मुख्य सरोकार पूरे समाज का नहीं बल्कि अपने सदस्यों की बेहतरी और कल्याण करना होता है। ये आप लिख लेना। ठीक है, देखिए यहां पर अगला पॉइंट लिखेंगे, सेकंड पॉइंट, कुछ संगठन समाज के किसी एक तबके के हितों का प्रतिनिधित्व नहीं करते, बल्कि ये संगठन सर्वसामान्य हितों की नुमाइंदगी करते हैं जिनकी रक्षा जरूरी होती है। जैसे बंधुआ मजदूरी के खिलाफ लड़ने वाले समूह। ठीक है, पर्यावरणविद समूह। ठीक है, ये लिख लेना आप। इसके अलावा यहाँ पे कुछ समूहों के नाम और दिए गए हैं इसमें एग्जाम्पल में। एक का नाम दिया गया है बामसेफ, इसे भी लिखना पड़ेगा। बामसेफ नाम पूछा जाता है। बामसेफ की फुल फॉर्म है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉयज फेडरेशन। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्यतः सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जो भी जातिगत भेदभाव होता है तो उनके खिलाफ ये आवाज उठाता है, जिसे बामसेफ संगठन कहा गया है। यानी जो भी SC ST OBC वर्ग के कर्मचारी हैं या फिर जहाँ तैनात हैं, उनके साथ जो लिंग जातिगत या लिंगगत भेदभाव होता है
तमाम तरह के जाति सूचक शब्द वगैरह कहे जाते हैं, तो उन सभी का निराकरण करने के लिए, उन सभी के विवादों का निराकरण करने के लिए, उनकी आवाज़ उठाने के लिए वामसेव संगठन कार्यरत है। तो ये क्या है, ये किसी के एक विशेष व्यक्ति के हित का संगठन नहीं है, बल्कि एक जन सामान्य संगठन बोला जाएगा। ठीक है, एक बहुत बड़े विशाल समूह का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसलिए जन सामान्य संगठन में आ जाता है ये वाला वामसेव वाला। ठीक है, तो वामसेव में लिए लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, तो जातिगत भेदभाव के बारे में देखता है, तो आपने ये यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। ठीक है, यानी कि जो आपने देख लिया कि वर्ग विशेष के हित वाले समूह और जन सामान्य वाले, आपने दोनों यहाँ पर नोट कर लिए। वर्ग विशेष वाले कौन से होते हैं और यहाँ पर जन सामान्य वाले समूह वाले कौन से होते हैं, उनका एग्जाम्पल आपको मैंने लिखवा दिया है। अगली जो हेडिंग है वो है आंदोलनकारी समूह। अगली हेडिंग आप डालेंगे आंदोलनकारी समूह। देखिए, आंदोलनकारी समूह में देख लेते हैं यहाँ पर। देखिए, आंदोलनकारी समूह जो होता है, ये आंदोलन के बारे में आप जानते हैं कि आंदोलन किसी न किसी मुद्दे पर होता है, किसी न किसी मुद्दे को लेकर हम उस आंदोलन के लिए प्रतिबद्ध होते हैं। तो यहाँ दबाव समूह और आंदोलनकारी समूह में बस इतना सा डिफरेंस है कि दबाव समूह में क्या होता है कि भाई किसी के निजी हित या निजी उद्देश्य जुड़े होते हैं। ठीक है, तो उसकी केवल यहाँ पे केवल उसकी डिमांड की जाती है, उन्हीं हितों को ध्यान में रखते हुए आंदोलन किया जाता है, उन्हीं हितों को ध्यान में रखते हुए जनसंघर्ष चलाया जाता है। जबकि आंदोलनकारी समूह क्या होता है, ये किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं और ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी एक लक्ष्य को पाना चाहते हैं। यानी एक छोटा सा इनका कोई समय सीमा होती है, उसके अंदर इन्हें जो है ये लक्ष्य इन्हें प्राप्त करना होता है। और ये आंदोलन जो है, यानी आंदोलनकारी समूह जो है, जैसे आपके देश में नर्मदा बचाओ आंदोलन था, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरुआत में स्टार्ट जो हुआ था, वो स्टार्ट हुआ था लोगों के पुनर्वासन को लेकर। यानी लोगों का जो आवास था, आवास उन्हें छोड़ना पड़ा, आवास छोड़ने की वजह से उन्हें असुविधा हुई, तमाम लोगों का रोजगार वगैरह छिन गया। ठीक है, अपनी का से विस्थापित करना पड़ा। तो जो नर्मदा बचाओ आंदोलन वाला ये समूह था, ये धीरे धीरे करके ये किस बात पर उन्मुख हो गया, ये पर्यावरण को लेकर उन्मुख हो गया। ठीक है, यानी कि यहाँ पर फिर इसने केवल ये तो नर्मदा से रिलेटेड था, लेकिन इसने फिर यही डिमांड उठाई कि जो भी बांध बनाए जाते हैं देश में, जितने भी बड़े बांध बनाए जाते हैं, तो उन बांधों को बनाए जाने के उपरांत क्या होता है कि बड़ी संख्या में लोगों को विस्थापित करना पड़ता है। तो ऐसे करके जो आपका नर्मदा बचाओ वाला समूह जो था पर्यावरणविद के लिए, तो वो समूह जो होता है पूरे देश में जो जहाँ जहाँ बांध बनाए जा रहे हैं उन सभी के लिए सक्रिय हो गया। ठीक है, यानी जो पर्यावरण से रिलेटेड इश्यू थे उन सभी के लिए उनका एक पूरा कॉमन लक्ष्य ये हो गया कि हम पर्यावरण के खिलाफ, पर्यावरण की हनन करने वाले जो भी कुछ कृत्य होंगे उन सभी के खिलाफ हमें खड़ा होना है। केवल नर्मदा बचाओ तक सीमित नहीं रहा ये, बल्कि व्यापक हो गया। तो यहाँ पर वही बात बताई गई है। ठीक है, जैसे पर्यावरण के आंदोलन हुए, महिला आंदोलन, तो ये ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है। यानी कि ये आंदोलनकारी समूह ऐसे ही समूह बने हुए हैं जो कि इन्हीं मुद्दों को ध्यान में रखते हैं। इन्हीं मुद्दों को, वैसे तो ये जनसामान्य में ही आ जाते हैं, इनका जो उद्देश्य जो है जनसामान्य के लिए ही है, लेकिन यहाँ पर इस राइटर ने अलग से यहाँ पे इन्हें प्रस्तुत करने की कोशिश की गई है, अलग से प्रस्तुत करने की कोशिश की है इसे, तो वो यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ पर आप लिख लेना पहला पॉइंट कि अधिकतर आंदोलन किसी खास मुद्दे पर केंद्रित होते हैं। ठीक है, ऐसे आंदोलन एक सीमित समय सीमा के भीतर किसी लक्ष्य को पाना चाहते हैं। तो यहां पर इसी में लिख लेना अगला सब पॉइंट कि कुछ आंदोलन जो हैं ज्यादा सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं और एक व्यापक लक्ष्य को बहुत बड़ी समयावधि में हासिल करना चाहते हैं। यानी कुछ आंदोलन कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा सार्वभौमिक प्रकृति के होते हैं। सार्वभौमिक का मतलब ये है कि समूचे देशों की समस्याएं एक जैसी ही हैं, पर्यावरण से रिलेटेड है। जैसे कहीं की बांध बनता है तो बांध बनने पर समस्याएं वही आती हैं, लोगों के विस्थापन वाली समस्या आती है, लोगों का जो प्राकृतिक आवास है उसके हनन की समस्या आती है, जानवरों के आवास के हनन की समस्या आती है। तो यानी कि आंदोलन जो था किसी एक मुद्दे पर नहीं रहकर उनका सार्वभौमिक समस्या हो गई, समूचे देशों की समस्याएं कॉमन हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल है कि भारत में जो नर्मदा बचाओ आंदोलन था, इसी में सेकंड पॉइंट लिख लेना, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन इसी में। ठीक है, ऐसे आंदोलन का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर लिख लेना आप इसी में कि यह आंदोलन किसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ, यानी इसका उद्देश्य था बांध को बनाने से रोकना, और ये धीरे धीरे करके किसमें व्यापक आंदोलन में परिवर्तित हो गया। और जिसने यानी कि जो भी बड़े बांध बनाए जाते थे, ठीक है, तो यहाँ पर बड़े जो भी बांध, जो बड़े भी बांधों से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इश्यूज थे, उन सभी के लिए फिर खड़ा हो गया। यानी पहले नर्मदा नदी के लिए था, लेकिन बाद में फिर जरूरत लगी कि भाई ये पर्यावरण का हनन हो रहा है, तो पर्यावरण को बचाने के लिए हमें पूरी तरह से प्रतिबद्ध होना पड़ेगा। तो ये समूह जो था एक बड़े संगठन के रूप में परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो यही यहाँ पर एग्जाम्पल है। देखिए इसे सब पॉइंट ही लिखा है ना। ठीक है, भारत में नर्मदा बचाओ आंदोलन जो आपका जो है आंदोलनकारी समूह में ही आ जाता है, अच्छा उदाहरण है। ठीक है, यह आंदोलन इसी खास मुद्दे को लेकर शुरू हुआ था। ठीक है, यानी कि जो खास मुद्दा ये था लोगों के विस्थापन को लेकर, लेकिन जब इन्होंने ये देखा कि समूचे देश में सभी जितने डैम बन रहे हैं, तो डैम क्यों बन रहे हैं, ठीक है, इसने सभी बड़े बांधों और विकास के मॉडल पर सवाल उठाए, और जिसमें बड़े बांधों को अनिवार्य साबित किया जाता है,
यानी शुरुआत हुई थी लोगों को विस्थापन को लेकर, लेकिन बाद में जितने बड़े डैम जो देश में बन रहे हैं उन सभी के खिलाफ इसने आवाज़ उठाई, उन सभी से लोगों का विस्थापन जो हुआ है उन सभी के लिए इसने आवाज़ उठाई। तो ये आप यहाँ पर नोट कर लेना इसमें। देखिए इसमें ये पहले का पहला सब पॉइंट और ये पहले का यानी थर्ड सब पॉइंट होगा, ये पहले का सेकंड सब पॉइंट है, पहले का थर्ड सब पॉइंट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब देखते हैं, अब यहाँ पर अगला यहाँ पर इसमें पॉइंट है। देखिए पर्यावरण के आंदोलन तथा महिला आंदोलन ऐसे ही आंदोलन की मिसाल है, यानी कि पर्यावरण का आंदोलन हो या महिला आंदोलन हो, ये इसी तरह के आंदोलन होते हैं। तो ऐसे आंदोलों के नियंत्रण अथवा दिशा निर्देश के लिए कोई एक संगठन नहीं होता है, बल्कि विभिन्न संगठन जिनके उद्देश्य समान होते हैं इनके लिए कार्य करते हैं। यानी विभिन्न विभिन्न जगहों पर विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक समूह, आंदोलनकर्ता इन सामाजिक हितों के लिए कार्यरत करते हैं। यानी महिला संगठनों के लिए कोई यहाँ पर स्पष्टली एक संगठन नहीं है, आप कोई भी जाकर महिलाओं के हित में आवाज उठा सकता है यहाँ पर। ठीक है, यानी सार्वभौमिक लक्ष्य है हमारा यहाँ पर। तो ये सेकंड पॉइंट यहाँ पर लिख लेना यहाँ पर। ठीक है, यानी इसी में सब पॉइंट लिख लेना, इनके सबके संगठन अलग अलग हैं, इनके सबके संगठन अलग हैं यहाँ पर। ठीक है, अक्सर इनकी राय अलग होती है, इसके बावजूद एक व्यापक उद्देश्य के लिए ये साझीदार है और इनका दृष्टिकोण एक जैसा है। एक जैसा दृष्टिकोण का मतलब क्या है कि पर्यावरण की रक्षा है या फिर महिलाओं के प्रति, महिलाओं के जो आंदोलन है, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा, यानी एक इनका साझा दृष्टिकोण है। चाहे उद्देश्य जो भी हो, जिस तरह से अपना एजेंडा चला रहे हो, जिस तरह से अपनी कार्रवाइयाँ चला रहे हो, लेकिन इनका दृष्टिकोण एक ही है कि भाई पर्यावरण की रक्षा करना है और चाहे वो महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो। ठीक है, यहाँ पे दो बातें हुई हैं केवल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक संगठन और है, मिसाल के लिए नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट, ऐसा ही संगठन है। ठीक है, तो वो भी संगठन इसी तरह का आंदोलनकारी समूह के तहत ही है, संगठन वो है। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट में आप लिख लेना यहाँ पर कि नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट ऐसा ही संगठनों का एक संगठन है। यह संगठन अपने देश में अनेक जन आंदोलनों की गतिविधियों में तालमेल बैठाने का काम करता है। तालमेल बैठाने का काम मतलब ये है कि तमाम जन समूह हैं, तमाम जो आंदोलन करता है, तमाम जो समूह बने हुए हैं, ठीक है, उन्हें संगठित करके उन्हें किसी एक मुद्दे पर उनका ध्यान केंद्रित करवाने के लिए यहाँ पर एक नेशनल अलायंस फॉर पीपल्स मूवमेंट बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसीलिए कार्य करता है, ये आप लिख लेना आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कि भाई दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। कैसे कैसे असर डालते हैं वो भी हम देखेंगे, वो कैसे कैसे असर डालते हैं वो भी हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। तो चौथा पॉइंट आप लिख लेना, दबाव समूह और आंदोलन राजनीति पर कई तरह से असर डालते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट यानी कि ये अपने लक्ष्य तथा गतिविधियों से के लिए जनता का समर्थन और सहानुभूति हासिल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसके लिए सूचना अभियान, बैठक आदि तरीकों का सहारा लेते हैं। ठीक है, यानी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया का कवरेज मिले, मीडिया का फुटेज मिले, तो इससे क्या होगा, इनकी जो बात है, इनकी जो विचारधारा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रभावित करेगी। ठीक है, तो इस तरह के ये तमाम तरह की गतिविधियाँ संचालित करते हैं। ठीक है, ताकि लोगों की सहानुभूति मिल सके, दबाव समूह और ऐसे आंदोलन समूहों को। दूसरी बात यह है, तो ये क्या करते हैं, यानी कि यहाँ पर अपनी राजनीति में असर डालने के लिए क्या करते हैं, ये अक्सर ऐसे समूह अक्सर हड़ताल और सरकारी कामकाज में बाधा पहुँचाने जैसे उपायों का उपयोग करते हैं। ठीक है, यानी बाधा पहुंचाने का मतलब ये है कि ताकि सरकार का ध्यान जो है इनकी मांगों की तरफ बाध्य हो। ठीक है, ताकि सरकार उनकी मांगों की तरफ ध्यान देने के लिए बाध्य हो, लिख लेना इसी में। ठीक है, इसके अलावा जो व्यावसायिक समूह है इसी में आ जाते हैं, वो कैसे असर डालते हैं राजनीति पर, वो भी बताया गया है यहाँ पर। चौथे का थर्ड सब पॉइंट है, व्यावसायिक समूह क्या करते हैं, अपना लॉबिस्ट का मतलब होता है नेतृत्वकर्ता। ठीक है, यानी व्यवसाय समूह अक्सर पेशेवर लॉबिस्ट नियुक्त करते हैं अथवा महंगे विज्ञापनों का प्रायोजित करते हैं, यानी महंगे विज्ञापनों के जरिए अपनी बात निकलवाते हैं व्यावसायिक समूह, या फिर लॉबिस्ट यानी एक नेतृत्वकर्ता जो उनकी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से सरकार के सामने रख सके। ठीक है, तो इस तरह से वो अपनी बात मंगवाते हैं। तो ये बताया गया है यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर वही बात जो आपने ऊपर देखी थी कि दबाव समूह जो और आंदोलन जो होते हैं वो दलीय राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों पर असर डालते हैं। असर डालने का मतलब यही है, चाहे किसानों का समूह हो, व्यवसायियों का समूह हो, तो ये क्या है, यानी अगर मान ली सरकार इनकी मांग नहीं मानेगी तो ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं सरकार को जो पार्टी जीतेगी या हारेगी उसमें जीत हार में ये फैसला तो करेंगे। वोट जब डाले जाएंगे तो कुछ ना कुछ असर तो बिल्कुल डालेंगे ये, तो सरकार को कहीं ना कहीं इनकी मांगें माननी पड़ती हैं। ठीक है, देखिए चौथा सब पॉइंट है, यहाँ पर बताया गया है कि कुछ मामलों में क्या होता है, कुछ दबाव समूहों का निर्माण जो होती हैं वो राजनीतिक पार्टियां करवाती हैं। जैसे यहाँ पर यानी कुछ जैसे आपके समूह हैं, जैसे आपने देखा होगा आपके जो देश में जितने छात्र संगठन हैं, जैसे ABVP हुआ, NSUI हुआ, या फिर और भी जो भी छात्र संगठन है वो किसी ना किसी राजनीतिक पार्टी के हैं। ABP जो है BJP वालों का है, NSUI जो है कांग्रेस वालों का है। तो यहाँ पर ये ऐसे संगठन भी तैयार करवाए जाते हैं। क्यों करवाए जाते हैं, उसका रीजन है
क्योंकि ये लोग क्या चाहते हैं, ये चाहते हैं कि कोई मान लो कोई अभ्यर्थी है या कोई छात्र है, वो अपने छात्र जीवन से ही राजनीति में अगर संलिप्त हो जाएगा तो यकीन मानिए आगे चलकर वो पार्टी का एक यानी कह सकते हैं पार्टी का एक यानी कि अच्छा खासा नेता या अच्छा खासा समर्थक बन के तैयार होगा, या फिर ऐसे बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा। इसलिए क्या करते हैं, छात्र लेवल पर इन लोगों ने अपने अपने संगठन गठित करवा दिए हैं, अपने समूह बनवा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप चौथा सब पॉइंट लिख लेना कि कुछ मामलों में दबाव समूह राजनीतिक दलों के द्वारा बनाए गए होते हैं। ठीक है, या फिर उनका नेतृत्व राजनीतिक दल के नेता करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल, भारत के अधिकतर मजदूर संगठन और छात्र संगठन या तो बड़े राजनीतिक दलों द्वारा बनाए गए हैं या उनसे संबद्ध हैं। ठीक है, या उनसे संबद्ध हैं। अब पांचवा सब पॉइंट बताया गया कि कभी कभी जो दबाव समूह या आंदोलन होते हैं ये राजनीति का रूप ले लेते हैं, यानी राजनीतिक दल का रूप ले लेते हैं। ऐसा हमारे भारत में देखने को मिला है। ये कहाँ पे देखने को मिला है वो बताया गया है चौथे का पांचवा सब पॉइंट। ये कभी कभी आंदोलन जो है राजनीतिक दल का रूप अख्तियार कर लेते हैं। जैसे विदेशी लोगों के विरुद्ध छात्रों ने असम आंदोलन चलाया, और जब इस आंदोलन की समाप्ति हुई तो इस आंदोलन का फिर पार्टी बन गई पूरी, असम गण परिषद के रूप में ये ले लिया इसने। ठीक है, यानी कि राजनीति का रूप ले लिया इसने। आंदोलन था इसका शुरुआत में विदेशी लोगों को असम से बाहर निकालना है, लेकिन धीरे धीरे करके क्या हुआ, राजनीतिक रूप से प्रेरित हो गया। ऐसे कुछ जो राजनीतिक समूह, राजनीतिक दल जो थे वो आपके जैसे DMK हुआ, AIDMK हुआ, यानी तमिलनाडु में, यहाँ पर भी कुछ दल क्रिएट हुए थे। ये लिखना नहीं है, ये वाला मत लिखना, केवल ये लिख लीजिए। ठीक है, तो आप इस तरह से देख सकते हैं कहीं ना कहीं यहाँ पे बताया गया है कि दोनों परस्पर विरोधी पक्ष लेते हैं। यानी यहाँ पे कहा गया अधिकांश दबाव समूह और आंदोलन का राजनीतिक दलों से प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता, विरोधी पक्ष लेते हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच संवाद कायम रहता है, सुलह की बातचीत चलती रहती है। यानी कहने का मतलब ये क्या है, राजनीति में हर चीज यहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इंटरकनेक्ट है, चाहे कोई संगठन हो, कोई दल हो, क्योंकि इनके जरिए ही कोई पार्टियां जो है अपनी सरकारें बनाती और गिराती हैं। ठीक है, इन दलों का प्रत्यक्ष योगदान होता है। आपने देखा होगा जो अभी वर्तमान में सरकारें हैं, उन सरकारों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, यानी कि जो आपकी छात्र स्तर पर तमाम ताकत झोंकती थी, यानी युवा स्तर पर ताकत झोंकती थी। युवाओं को इन्फ्लुएंस करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया गया था। तो वर्तमान रिजल्ट आपके सामने है, यानी वर्तमान सरकार जो चुनकर आई वो सोशल मीडिया के दम पर ही चुन के आई थी। सोशल मीडिया पे सरकार के लिए इतना ज़्यादा समर्थन दे दिया गया कि लोगों को लगने लगा कि वाकई में इसके जो है अगल बगल में कोई पार्टी बिलोंग ही नहीं करती है, और वही नतीजा निकल के आया। एंड में जब हुआ वोटिंग हुई तो एक तरफा वोटिंग हुई, और नतीजा ये था कि जो बीजेपी बहुमत में आई, यानी कि बिना किसी समर्थन के, बिना किसी पार्टी के यहाँ पर समर्थन के एकदम स्पष्ट बहुमत में आ गई। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि तमाम जो संगठन वगैरह हैं, तमाम दबाव समूह हैं, काफी बार सरकार की गले की हड्डी भी बन जाते हैं। लेकिन बहुत बार, क्योंकि आजकल तो देख रहे हैं राजनीति जो है हर चीज में प्रवेश कर चुकी है, तो अब ज्यादातर जो संगठन या समूह है वो राजनीति से प्रेरित हो चुके हैं। राजनीति से प्रेरित होने की वजह से क्या होता है कि जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियों के समर्थक बन गए हैं। ठीक है, चाहे किसान संगठन हो या ये हो, उनमें से भी जो दल हैं, छोटे छोटे संगठन हैं, वो किसी ना किसी पार्टी का समर्थन करते हैं। ये स्थिति आप जानते भी होंगे, देखते भी होंगे वर्तमान समाज में। ठीक है, अब देखिए एंड वाली जो हेडिंग है, एंड वाली हेडिंग में यहां पर बताया गया है क्या दबाव। देखिए इससे पहले एक था यहाँ पर ऊपर, ये था ये RTI के बारे में, राइट टू इन्फॉर्मेशन के बारे में। आप देख पा रहे हैं जिस कार्टून में दिखाया गया है, मनमोहन सिंह दिखाए गए हैं। ठीक है, RTI लेकर आए, RTI अधिनियम पारित करवाया है, लेकिन यहाँ पर एक देख रहे हैं व्यक्ति RTI के लिए नल का हत्ता दबा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, कैसा मुंह बना रही है। कहने का मतलब क्या था कि RTI लाया तो गया था लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, यानी कि सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में संसद द्वारा पारित कानून था। ठीक है, अब नागरिक इसके जरिए क्या था, यानी नागरिक इसके जरिए किसी कार्यालय से, सरकारी कार्यालय से उसकी विभिन्न गतिविधियों की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन फिर भी जो अधिकारीगण थे अपनी जो जानकारी है उसे साझा करने के लिए कैसे नाक भौं चढ़ा रहे थे वो आप देख पा रहे हैं। क्योंकि अधिकारियों की यहाँ पे पोल पट्टी खुल जाती तो अधिकारियों की बात बिल्कुल रास नहीं आई, तो अधिकारियों ने शुरुआत में बहुत ज़्यादा यहाँ पे हीला हवाली की, नहीं है आगे, अभी ऐसा नहीं है, अभी हम आगे दे देंगे। लेकिन बाद में करके जब बाध्यकारी चीज़ें बन गई, एक्शन लिया गया, तब उन्हें RTI के तहत उन्हें सूचना देनी पड़ी। तो वो कुछ चीज़ें हैं। देखिए RTI के बारे में लिखना नहीं है, RTI के बारे में आप ऑलरेडी लिख चुके हैं। ठीक है, अब लाया कब गया वो आप जानते हैं, सन 2005 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर नोट करके लिख लेना यहाँ पर कि RTI या सूचना का अधिकार अधिनियम सन 2005 में हमारी संसद द्वारा पारित एक ऐतिहासिक कानून है। ठीक है, इसी में सब पॉइंट, नागरिक इस कानून के अंतर्गत सरकारी कार्यालयों से उनकी विभिन्न गतिविधि की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए अंतिम जो हेडिंग है जो है, क्या दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक होते हैं। देखिए अक्सर देखा जाता है तो दबाव समूह और आंदोलन के प्रभाव सकारात्मक नहीं होते हैं। काफ़ी बार ये स्थिति जो होती है उलट भी हो जाती है। काफ़ी बार स्थिति जो होती है, यानी इनका उद्देश्य जो होता है केवल
खुद के हितों की रक्षा तक रह जाता है, देश के हितों की रक्षा बाद में रह जाता है, तो ऐसे में स्थिति पलट भी जाती है। जैसे आपने देखा होगा देश में तमाम धार्मिक समूह जो हैं, धार्मिक तमाम समूह हैं, तो उनका उद्देश्य क्या है कि अब उनके धर्म का बढ़ावा मिले, उनके धर्म को प्रोन्नति हो, किसी और धर्म का यहाँ पे आदर ना किया जाए, उनका ऐसा मानना है। यानी जो राष्ट्र बने वो किसी एक धर्म विशेष का ही राष्ट्र हो। तो ऐसे जो समूह होते हैं कहीं ना कहीं जो है राष्ट्र के निर्माण में बाधा भी बनते हैं। बहुत बार क्या होता है राष्ट्र के निर्माण में बाधा भी बनते हैं। यानी कि अगर मान लीजिए अभी हमारा धर्मनिरपेक्ष देश है और धर्मनिरपेक्ष देश से अभी हम किसी एक जो है किसी धर्म के प्रति प्रतिबद्ध हो जाएं तो क्या हमारे यहाँ विकास हो पाएगा? हमारे यहाँ का पूरा ढांचा बिगड़ जाएगा, एकदम देश में पूरे दंगा फसाद हर जगह पनप जाएगा। यानी जो अभी हमारा मिलजुल कर संस्कृति चलती आ रही है, मिलजुल कर हम जो विकास के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं वो पूरा मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा। तो काफ़ी बार क्या होता है ये जो गतिविधियाँ कुछ ऐसी संचालित कर देते हैं जिनसे क्या होता है एक क्लैश वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है, दंगे फसाद वाली स्थिति क्रिएट हो जाती है। लेकिन बहुत बार ये समूह क्या होते हैं, बहुत बार ये समूह जो होते हैं सरकार का जो एजेंडा है, संचित एजेंडा है, सरकार की जो मनमानी है, इसको रोकने में भी कामयाब होते हैं। तो ऐसे करके ये सकारात्मक भूमिका निभाते हैं। तो वही सब बातें कही गई हैं, ठीक है। यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि ये जो समूह है सबके हितों की रक्षा होनी चाहिए। यह भी लग सकता है कि ऐसे समूह सत्ता का इस्तेमाल तो करना चाहते हैं लेकिन जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात है, यानी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। यानी सबसे बड़ा अभाव इनमें एक पाया जाता है इन दबाव समूह में कि दबाव समूह कोई भी रेस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं, केवल अपनी जो मांग है उन्हें मनवाना चाहते हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। यानी कि राजनीतिक पार्टियां तो कम से कम उन्हें ये है 5 साल में एक बार शक्ल तो दिखानी है, 5 साल बाद जाना तो जनता के सामने ही है, ठीक है। लेकिन इनका ऐसा कोई सरोकार नहीं है क्योंकि जनता से रिलेटेड है ही नहीं है। इनका तो अपने अपने निजी हित हैं, अपनी अपनी निजी एजेंडा है, अपने अपने निजी इनकी भावनाएं हैं, ये उनको देख रहे हैं, ठीक है। तो ये जनता के प्रति जो है जवाबदेह भी नहीं होते हैं। तो यहाँ पर कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं, आप लिख लेना इसमें, ठीक है, इसमें, ठीक है, लिख लेना। यहाँ पर पहला पॉइंट, राजनीतिक दलों को चुनाव के समय जनता का सामना करना पड़ता है लेकिन ये समूह जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते, ठीक है, ये लिख लेना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला पॉइंट बताया गया है, सेकंड पॉइंट, कि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि दबाव समूहों को बहुत कम लोगों का समर्थन प्राप्त हो लेकिन उनके पास धन ज्यादा हो, ठीक है, और अपने संचित एजेंडे पर वो सार्वजनिक बहस का रुख मोड़ने में सफल हो जाए। ये भी हो सकता है, ठीक है, यानी सरकार को अपनी ओर मोड़ सकें। जैसे व्यावसायिक संगठन होते हैं, व्यापारिक संगठन होते हैं, जो तमाम पार्टियों को आप देखते होंगे पॉलिटिकल पार्टियों को फंडिंग करते हैं, तो वो यही इसी तरह का काम करते हैं कि पूरा जो जनादेश होता है वो अपनी ओर मोड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए भाई बताया गया है कि भाई कि शासकों के ऊपर दबाव डालना लोकतंत्र में कोई अहितकर गतिविधि नहीं, बशर्ते इसका अवसर सबको प्राप्त हो। यानी कि दबाव डालना अच्छी बात है लेकिन ऐसा नहीं हो कि किसी निजी हित के लिए दबाव डाला जाए। अगर जन सामान्य के लिए दबाव डाला जाए तो अच्छी बात है, ये समूह जो है सकारात्मक दृष्टि में हमारे देश को योगदान देंगे। अगर ये किसी अपने ही हित के लिए सरकार पर दबाव डालेंगे तो यकीन मानिए ये नकारात्मक समूह बन जाएंगे। तो वही बातें यहाँ पर रिपीट की गई हैं, ठीक है। जब विभिन्न समूह सक्रिय हों तथा कोई एक समूह समाज के ऊपर प्रभुत्व कायम नहीं कर सकता, ठीक है, यानी जब तमाम समूह जो है सक्रिय हो जाएंगे तो कोई समूह जो है किसी ऊपर हावी नहीं होगा। तो वो सब बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए ऐसे करके ये आपका जो चैप्टर है वो आपका समाप्त हो जाता है, ठीक है, आपका चैप्टर समाप्त हो जाता है। आई होप आपको ये चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए चैप्टर जो होते हैं पॉलिटी के काफ़ी लेंदी होते हैं और मुझे भी रिकॉर्ड करने में, क्योंकि नॉन स्टॉप आज रिकॉर्ड किया है तो पूरा एक चैप्टर एक सवा घंटे में रिकॉर्ड करना होता है। तो आशा यही करता हूं कि आप लोगों को चैप्टर पसंद आया होगा। देखिए पॉलिटी की वीडियो रुकी हुई इसलिए है जब तक हम यहाँ पर आपकी जियोग्राफी कंप्लीट नहीं करवा लेंगे, क्योंकि जियोग्राफी हमारा मेन मुद्दा है। पॉलिटी तो आप लक्ष्मीकांत वाली भी पढ़ चुके हैं, वहाँ से आता है मेन पोर्सन। यहाँ तो आप एक्स्ट्रा के तौर पर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ ये वाली, ठीक है। तो जियोग्राफी जब तक हमारी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक आपको ये वीडियो प्रॉपर में नहीं मिलेंगी। ये वीडियो ये है जिस दिन जियोग्राफी की वीडियो नहीं आएगी उस दिन पॉलिटी की वीडियो आ जाएगी, ठीक है, ये मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूँ आपको। तो आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज के बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।